हाँ जी। तो इंडियन इकोनॉमी के फोर्थ लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सोशल सेक्टर, हेल्थ, एजुकेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब पढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे का कौन सा चैप्टर है अपना? चैप्टर 11, चैप्टर 12 और चैप्टर 13 ये पूरा कर देंगे अपन आज। ठीक है, 6 7 8 9 पहले हो ही गए, 11 12 13 आज हो जाएगी, मतलब अगले 3 4 लेक्चर में खत्म कर देंगे अपन पूरी इंडियन इकोनॉमी। तो सोशल सेक्टर में सीधा चलते हैं। हिंदी में भी है पूरा अपना, आपको बताइए। तो बीच बीच में मैं हिंदी भी पढ़ता रहूंगा, आप हिंदी के नोट्स खोल के रख लो। सामाजिक क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, वही ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है इससे। एक तो ब्रॉड क्वेश्चन तैयार कर लेना कि भाई हेल्थ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या रिफॉर्म्स लाए गए, और भी एम्प्लॉयमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, अभी करंट एम्प्लॉयमेंट रेट कितनी चल रही है, थोड़ा बहुत डेटा आपको पता होना चाहिए। बाकी जो करंट की स्कीम्स वगैरह है जो 2 नंबर में 5 नंबर में पूछी जा सकती है वो आज अपन पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो सोशल सेक्टर का एक तो राइजिंग सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर, समय के साथ सोशल सेक्टर में जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर बोले तो लगभग 26% बजट 2025 में। आपको पता है बजट 2025 लगभग 50 लाख करोड़ का एक्सपेंडिचर था टोटल। गवर्नमेंट ने 50 लाख करोड़ का बजट रखा था खर्च करने के लिए। इसका लगभग 26%, मतलब 26 का यदि उल्टा ले अपन कि 26 लाख का 50%, तो लगभग कैलकुलेशन आसान हो जाएगी ना। तो लगभग 13 लाख, 13 साढ़े 13 लाख रुपए, तो 13.5 लाख करोड़ रुपए सोशल सेक्टर में गए। सोशल सेक्टर में क्या क्या आते हैं? हेल्थ आ जाती है, एजुकेशन आ जाते हैं, ये वर्धजन आ जाते हैं, दिव्यांग आ जाते हैं, है ना, एम्प्लॉयमेंट, लेबर वेलफेयर, ये सब सोशल सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा स्कूल एजुकेशन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इकोनॉमिक सर्वे में की हुई है, स्टूडेंट लगभग 24.25 करोड़ स्टूडेंट्स है, या 25 करोड़ स्टूडेंट्स है, लगभग टीचर 98 लाख है। ठीक है, 1 करोड़ होने वाले लगभग। स्कूल से लगभग 14.5 लाख या 14 लाख है। इंटरनेट के साथ स्कूल, अब देखो ये क्या डेटा याद करना, नहीं इतना हो भी नहीं पाएगा, करना भी नहीं है। मैंने ऐसे ही दे दिया आपको कि आपकी मेमोरी बहुत ही ज़्यादा शार्प हो तो आप कर सकते हो, बाकी आपको नहीं करना याद। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, स्कूल विथ इंटरनेट, ये कहीं भी आपके निबंध वगैरह में, ऐसे वगैरह में, हिंदी में, इंग्लिश में या फिर जीएस में काम आ सकता है। मोर देन 50% स्कूल हैव इंटरनेट टुडे, लगभग 54% स्कूल आप याद कर सकते हो इंटरनेट होता है उसमें। ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल में टोटल जो गवर्नमेंट स्कूल है उनमें 69% गवर्नमेंट स्कूल है, और लगभग 50% जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल्ड है, बाकी 50% का है प्राइवेट स्कूल्स में। ठीक है, एनईपी 2020 का टारगेट है कि स्कूल एजुकेशन में 2030 तक 100% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लाना है, और हायर एजुकेशन की बात करें तो 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो लाना है 2025 तक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और आपको पता है कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है? फोर्थ वाला, क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए। तो ये आपके कंक्लूजन में जैसे टारगेट हो गया, तो टारगेट आपके इंट्रो वगैरह में काम आता है। रेडोन सर ने आपकी इंट्रो कंक्लूजन वाली क्लास ली थी ना, तो उसमें बताया था ना कि भाई टारगेट लिख सकते हो, स्कीम्स लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को यूज कर सकते हो। तो ठीक है साहब, स्कीम्स फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है भाई। नव चेतना, भाई चेतना अभी नई नहीं है, चेतना मतलब मानसिक जो विकास है, बुद्धि है, वो बिल्कुल नहीं है, मतलब 0 से लेकर 3 साल के बच्चों के लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट करना होगा अपने को। इसमें गर्भ संस्कार भी दिया हुआ है, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान भी एक माँ को क्या क्या पढ़ाई करनी चाहिए, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, वो सब भी इसमें इंक्लूडेड है। डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स चिल्ड्रन भी इसमें इंक्लूडेड है। और मेटरनल मेंटल हेल्थ, भाई माँ जब बच्चे को गर्भ में पाल रही है तो यदि माँ परेशान रहेगी तो बच्चा भी हेल्दी नहीं पैदा होगा। ठीक है, तो उनकी भी मेंटल हेल्थ पे काम किया जा रहा है। ठीक है, नवचेतना हो गई, मतलब 0 से 3 साल तक। अब 3 साल से ऊपर बच्चा जाता है तो आधारशिला रखी जाएगी, तो 3 साल से लेकर 6 साल तक, है ना, चाइल्ड लेड एंड एजुकेटर लेड लर्निंग। ठीक है, तो मतलब चाइल्ड खुद ही लेड करेगा, आगे आके वो खुद ही एक्टिविटीज करेगा। तो ब्लेंडिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल रिसर्च, ठीक है भाई। प्रमोट्स प्ले बेस्ड लर्निंग, कि भाई आपको उनको गिनती सिखानी है तो पार्क में ले गए और कुछ गिनवा रहे हैं कि भाई देखो कितने पेड़ है, 1 2 3 4 5, है ना, कुछ असेंबलिंग करवा रहे हो उनको ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो। तो आधारशिला 3 से 6 याद रखना है, नवचेतना 0 से 3 साल याद रखना है। ठीक है साहब, निपुण, अब देखो हिंदी में भी यही है, इनको नवचेतना को नवचेतना ही बोलेंगे, आधारशिला को आधारशिला ही बोलेंगे। ठीक है, निपुण भारत, निपुण भारत में पठन समझ और गणना में दक्षता हेतु राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, 2 वर्ड है, एक तो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग है और एक न्यूमरेसी है। निपुण की फुल फॉर्म आप याद रख लेना, एग्जाम में पूछा जा सकता है 2 नंबर में। ठीक है, तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड क्या नाम है लास्ट में, एन है ना, न्यूमरेसी। देखो रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? एक तो कि बच्चा पढ़ पा रहा है कि नवचेतना जन्म से 3 वर्ष, ऐसे बच्चा पढ़ पा रहा है, ये तो उसके रीडिंग हो गई।
रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, वो समझ भी पा रहा है कि अच्छा जन्म से 3 साल तक उसे समझ में आ रहा है कि अच्छा छोटे बच्चों की बात हो रही है ये, ठीक है। तो रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग में निपुण बनाना है उनको एक तो, और दूसरा न्यूमेरेसी में, गणना में, पहाड़े हो गई, गिनती हो गई, काउंटिंग हो गई, ये सब चीज़ें में उनको निपुण बनाना है। तो निपुण भारत उसके लिए, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है भाई, 2026-27 तक कक्षा 3 के अंत तक सभी बच्चों को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता में जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है उसमें दक्ष बनाना है 3 साल तक के बच्चों को, सभी को 2026-27 तक, ठीक है। मिशन अंकुर मध्य प्रदेश और गुजरात में संचालित है, मिशन दक्ष बिहार में संचालित है। ये आप एग्जांपल्स 5 मार्क 10 मार्क के क्वेश्चन में लेके आ सकते हो, डायरेक्ट नहीं पूछेगा ये, ठीक है। निपुण डायरेक्ट पूछ सकता है 2 नंबर में, ठीक है साहब। ये भी 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं, नवचेतना और आधार चलन के। ईयर आपको पता होना चाहिए, 0 से 3 मतलब जन्म से 3 और 3 से 6, ठीक है। और ये प्ले बेस्ड लर्निंग है, इसमें मात्र मानसिक स्वास्थ्य और गर्भ संस्कार को भी ध्यान रखा गया है, ठीक है साहब। ज्ञान को साझा करने के लिए दीक्षा पोर्टल है भाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ये सेक्शन सामने के लिए। अब ये कोई इसमें कुछ समझाने के है नहीं। राज्यों के लिए स्टार्स, परख, पीएम श्री, ये सब योजनाएं सीधे नहीं पूछेगा आपको, पीएम श्री पूछ सकता है। पीएम श्री अपन ने आराम से कवर कर रखी है स्टैटिक में और आपके टेस्ट सीरीज में भी, ठीक है। कब लाई गई, कितना फंड है, वो सब आप देख लेना, ठीक है। समाज में सभी के लिए आजीवन शिक्षा की समझ, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, उल्लास नाम की स्कीम है। तो 5 नंबर के क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं, क्या क्या एफर्ट्स मारे जा रहे हैं। तो उल्लास हो गया, स्टार्स हो गया, परख हो गया, दीक्षा हो गई, स्वयं हो गया, स्वयं प्रभु हो गया, है ना, टीचर्स ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम हो गए, पीएम पोषण हो गया। अब नल्ली कली कार्यक्रम, ये भी 2 नंबर में आ सकता है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन है। नल्ली कली कहाँ, कर्नाटका में कब हुआ, 1995 में, है ना। सहपाठियों समूह कार्य को प्रोत्साहित करते हुए कक्षा में सहयोगी वातावरण को बनाना, मतलब इसमें कोलेबरेटिव एजुकेशन की बात की गई है। तो नल्ली कली का है ये रहा, 1995 में लॉन्च हुआ। फोकस ऑन पीयर एंड ग्रुप वर्क टू क्रिएट ए कोलेबरेटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट सेल्फ पेस्ड पर्सनलाइज्ड लर्निंग। ऐसा एक तो होता है कि भाई टीचर बोर्ड पे खड़ा होकर पढ़ा रहा है तो सब बच्चे उसके लिए समान है, सेल्फ पेस्ड लर्निंग नहीं है ये, ठीक है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग नहीं है। इसमें होता है कि भाई एक एक बच्चे पे ध्यान दिया जा रहा है, उसकी पेस के हिसाब से, उसकी स्पीड के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। नल्लीकली जॉयफुल लर्निंग इन कर्नाटक, नल्लीकली का मतलब होता है जॉयफुल, ठीक है। एक प्रेरणा मॉडल होता है एजुकेशन का, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना में ही ये स्मॉल छोटी छोटी 4-5 बच्चों के ग्रुप बना दिए जाते हैं और प्ले बेस्ड एक्टिविटी होती है ना, क्लासरूम एक्टिविटी होती है, टीचिंग एंड लर्निंग फ्रॉम ईच अदर। एक बच्चा आप उन 5 के ग्रुप में से बोर्ड पे खड़ा हो गया और वो पढ़ा रहे हैं उनको, ठीक है। तो ये प्रेरणा मॉडल ऑफ एजुकेशन भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप एग्जाम्पल्स याद करके आ सकते हो, लिख के आ सकते हो। अब भाई ये इंपॉर्टेंट है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग से आप क्या समझते हो, ये सीधा सीधे 5 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो आपने इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा है एथिक्स में, बस वही है, सेम ही। इमोशनल इंटेलिजेंस के मैंने 4 कंपोनेंट आपको बताए थे, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ नहीं, सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट, ये 4 कंपोनेंट थे। यहाँ पे 5 कंपोनेंट है, मतलब सोशल इवन इमोशनल इंटेलिजेंस में भी 5वां कंपोनेंट बोला जाता है। तो जो कैशल है, ये एक संस्था है, कोलेबरेटिव फॉर एकेडमिक सोशल एंड इमोशनल लर्निंग, कैसल संस्था है, उसने 5 कोर कंपोनेंट दिए सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के। भाई सोशल लर्निंग और इमोशनल लर्निंग दोनों चाहिए। तो सेल्फ अवेयरनेस, बच्चे को खुद का पता होना चाहिए, खुद के बारे में पता होना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, बच्चों को खुद को मैनेज करना आना चाहिए। सोशल अवेयरनेस, सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए। फिर रिलेशनशिप स्किल में क्या हो जाएगा, सोशल मैनेजमेंट। ये रिलेशनशिप तभी बनाओगे जब आप सोसाइटी को मैनेज कर पाओगे। और लास्ट में इन सब के बेसिस पे फिर रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग लेगा बच्चा, ठीक है। तो ये 5 कंपोनेंट आप लिख के आओगे, आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस, सोशल मैनेजमेंट, और इन चारों के बेसिस पे रेशनल डिसीजन मेकिंग, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तार्किक या फिर जिम्मेदार जो निर्णय क्षमता है उसको डेवलप करना है। उत्तरदायी निर्णय क्षमता, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग हुआ है। सेल का महत्व क्या है, यदि किसी बच्चे के अपन $1 खर्च कर रहे हैं उसकी सोशल और इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने में, उसकी लर्निंग को बढ़ावा देने में, तो $11 का रिटर्न मिलता है। क्योंकि वो बच्चा बड़ा होगा, ढंग के डिसीजन लेगा, दूसरों को प्रेरणा देगा, ढंग की जगह जॉब लगेगा, तो वो जो रिटर्न देगा सोसाइटी को $11 का देगा। तो $1 खर्च करो, $11 पाओ। इधर से आलू डालो, उधर से सोना निकालो, इधर से $1 डालो, उधर से $11 निकल के आते हैं जब आप किसी बच्चे को SEL प्रोवाइड करवाते हो, ठीक है। यूनेस्को की क्या डेफिनेशन है भाई, ऐसी वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति भावनाओं को पहचाने और प्रबंधित करने, मतलब वही आत्म जागरूकता, आत्म प्रबंधन हो गया। दूसरों के प्रति संवेदना व्यक्त करने, मतलब वही दूसरों सोसाइटी की जागरूकता और संबंध कौशल हो गया। सकारात्मक संबंध स्थापित करने, उत्तरदायी निर्णय लेने और चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने की क्षमताएं अर्जित करता है। इसको डायरेक्ट नहीं रट सको तो भी आप इसके कंपोनेंट रट लो, उसके आधार पर ये डेफिनेशन बना सकते हो कि भाई वो प्रक्रिया जिसमें इंसान, कोई भी व्यक्ति है,
आत्म जागरूकता का बोध करता है, आत्म प्रबंधन कर सकता है, सामाजिक जागरूकता और अच्छे संबंध कौशल स्थापित कर सकता है, और इनके बेसिस पे उत्तरदायी निर्णय लेने की क्षमता करके चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना कर सकता है। उसे ही एसीएल बोलते हैं, सामाजिक एवं भावनात्मक अधिगम। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में बताइए कक्षा शिक्षण में एसीएल की एकीकरण से क्या होगा भाई, जब हम जो कक्षा है, जो क्लासरूम है, उसमें एसीएल इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तो कक्षाओं में सिर्फ पढ़ाया जाता है, क्या पढ़ाया जाता है, जो पाठ्यक्रम है वो पढ़ाया जाता है। एसीएल को इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या होगा भाई, छात्रों में प्रतिबद्धता आएगी, भागीदारी आएगी, संज्ञानात्मक समस्या समाधान की क्षमता आएगी उनमें। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा उनका, उपस्थिति दर में वृद्धि होगी, शैक्षणिक सफलता में सुधार होगा। ठीक है, जो टीचर इनपुट दे रहा है उसका आउटपुट निकल के आएगा। भविष्य की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम में भी सहायक होगा। बिल्कुल, अभी मेंटल स्ट्रेस होता है बच्चों की बहुत ज्यादा, कोटा में कितने सुसाइड होते हैं। जब आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग करवाओगे तो ये चीजें नहीं होगी। ठीक है साहब, भारत में एसीएल के लिए क्या क्या नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें इस पर जोर दिया गया है कि भाई होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, सोशल एथिकल इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए चाइल्ड का। तो ये कैसे होगा सोशल इमोशनल डेवलपमेंट, जब आप सोशल एंड इमोशनल लर्निंग करवाओगे। ठीक है साहब, तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 में भी एसीएल पे जोर दिया गया है। ठीक है, निपुण भारत अभियान जो अपन ने बोला था, अभी पढ़ा था ना, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, निपुण हो गया। गाइडलाइन 2021 एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ एसीएल एज ए कोर कंपोनेंट ऑफ द होलिस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, निपुण उसमें करा। और उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही है, जैसे अपराजिता फाउंडेशन, लब्या फाउंडेशन, ड्रीम फाउंडेशन, ये सब एसीएल के लिए काम कर रही है। तो 5 नंबर का एसीएल का क्वेश्चन आ जाता है, सोशल एंड इमोशनल लर्निंग। ये आपके बिहेवियर में भी आ सकता है, ये आपके इकोनॉमिक्स में भी आ सकता है। तो आप अच्छे खासे 7-8 पॉइंट लिख के आ सकते हो। ठीक है, 5 कंपोनेंट तो ये हो गए। फिर इंडिया में एनईपी हो गया, निपुण भारत हो गया, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हो गया, है ना, हिंदी में भी आप पढ़ ही सकते हो, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। निपुण भारत हो गया, कार्यकर संगठन, अपराजिता फाउंडेशन, लब्या फाउंडेशन, ड्रीम फाउंडेशन। ठीक है, ठीक है साहब। एक टिम टिम तारे पहल है भाई साहब, कब आया, 2009 में तमिलनाडु में आरंभ किया गया। ये शुरुआत 2009 में तमिलनाडु में होता है, लेकिन अभी बहुत सारे राज्यों में फैल चुका है। तो 10 करोड़ से अधिक छात्रों तक पहुंचा है, जिसमें नवोदय विद्यालय हो गए, केंद्रीय विद्यालय हो गए, कस्तूरबा विद्यालय हो गए, बाल सुधार गृह हो गए, यूट्यूब और व्हाट्सएप, इन सब के माध्यम से टिम टिम तारे पहल को बढ़ाया जा रहा है। अब इसमें होता क्या है टिम टिम तारे में, यूजुअली क्या होता है कि एक तो होती है कि भाई पढ़ाई की चीजें इंपार्ट की जाती है, उससे थोड़ा सा ऊपर जाके फिर वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है कि बच्चे को भाई आपने कोई रेडियो सुधारना सिखा दिया, टीवी सुधारना सिखा दिया, उसको मिट्टी के बर्तन बनाना सिखा दिया, ये वोकेशनल ट्रेनिंग है। ठीक है, उसमें बच्चा कमाएगा। इसमें क्या होता है कि वोकेशनल ट्रेनिंग की जगह सॉफ्ट स्किल सिखाई जाती है। ठीक है, सॉफ्ट स्किल में क्या क्या होता है, तकनीकी कौशल पर केंद्रित स्वास्थ्य प्रशिक्षण से भिन्न, मतलब तकनीकी कौशल पर केंद्रित व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं देते, इसमें सॉफ्ट स्किल पर काम किया जाता है। अब सॉफ्ट स्किल कौन कौन सी होती है, कम्युनिकेशन करने की स्किल हो गई। ठीक है, सामाजिक कल्याण उनमें अंदर डेवलप किया जाता है, पर्सनैलिटी उनका डेवलप किया जाता है, भावनात्मक बुद्धिमत्ता उनकी डेवलप की जाती है। ये सब सॉफ्ट स्किल है भाई। जब आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा होगा तो आपके साथ आसपास अच्छे लोग आके जुड़ेंगे, अच्छे लोग आगे जो जुड़ेंगे तो आपकी जो लाइफ है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, 16 मूल कौशलों पर आधारित, जैसे सहानुभूति डेवलप की जाती है, आलोचनात्मक सोच, है ना, ये आलोचनात्मक नहीं होगी, क्रिटिकल थिंकिंग का आलोचनात्मक नहीं होगी। क्रिटिकल थिंकिंग का आप हिंदी कुछ और करना, क्रिटिकल का होगा, एक मिनट रुको, आलोचनात्मक थोड़ा बोल सकते हैं कि आप हर चीज को फिर आप सोचते हो, ऐसे मान नहीं लेते कि भाई ये सही है ना। क्रिटिकल थिंकिंग इन हिंदी इसमें हो जाएगा, ऐसे आप क्रिटिकल भी लिख सकते हो इसे, है ना, क्रिटिकल ऐसे भी लिख सकते हो एग्जाम में, है ना। बाकी और इसमें क्या हो, विश्लेषणात्मक सोच लिख सकते हो आप। ठीक है, आप विश्लेषण करते हो, पॉजिटिव नेगेटिव हर चीज सोचते हो, तो ये भी बच्चे में होना बहुत जरूरी है, ताकि अंधभक्त नहीं बने। जैसे फॉर एग्जांपल, आप मुझे सपोर्ट करो, आप प्रमोट करो कनेक्ट को, लेकिन जब मैं कुछ गलत करूं तो आप सीधे सीधे बोलो कि नियन भाई यार ये बात अच्छी नहीं लगी आपकी, ये आप सुधारो। ठीक है, फिर मैं एक्सेप्ट करके सुधारूंगा। किसी का अंधभक्त नहीं बनना है अपने को। ठीक है, किसी को, अच्छा आप मेरी आलोचना भी कर रहे हो तो फिर एक तरीका होता है आलोचना करने का कि देखो ऐसी बात है इसलिए हम आलोचना कर रहे हैं। तो ये सब चीजें भी जब आप बच्चे में छोटे से में ही डेवलप कर दोगे तो बहुत सारी समस्या नहीं आएगी, इससे अंधविश्वास नहीं बढ़ेगा। जो बाबाओं वगैरह पे, जो बाबा पादरी और ये मौलाना वगैरह पे ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, इरेशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं, उन पे से भी छुटकारा मिलेगा। ठीक है साहब, अब गतिविधि आधारित अधिगम करते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि भाई एक दूसरे का अनुभव साझा कर रहे हैं, उससे फिर सामने वाला डिसीजन ले रहा है, उनको सिखा रहे हैं। चाइना में बहुत होता है ये वाली चीज, चाइना और जापान में बच्चों को सिखाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उनको क्या करते हैं, क्लासरूम को एक बस में कन्वर्ट कर दिया, फिर सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं कुर्सियों पे, फिर एक लड़की आएगी प्रेग्नेंट, मतलब ऐसे उनके तकिया बांध देंगे यहाँ पे, वो आके खड़ी हो जाएगी, फिर छोटा बच्चा उठेगा और उसको अपनी जगह देगा। आप क्या कर रहे हो, सॉफ्ट स्किल सिखा रहे हो एक बच्चे को।
बचपन से ही। तो जब रियल में वो बस में ट्रेवल करेगा, मेट्रो में ट्रेवल करेगा, ट्रेन में ट्रेवल करेगा, एरोप्लेन में ट्रेवल करेगा, जब कोई वृद्ध जन, कोई भी प्रेग्नेंट महिला, कोई भी उनके बगल में आके खड़े होंगे, तो वो उनको जगह देगा। मतलब मुझे याद है जब मैं IIT दिल्ली IIT में जाता था, यहाँ से जयपुर से दिल्ली बस में ही जाता था, बिल्कुल रोडवेज बस में जाता था, तो अधिकतर 80% टाइम में खड़े होते हुए जाता था कि कोई ना कोई आ ही जाता था। जैसे बीच में बहुत सारे स्टेशन होते हैं, तो भाई कोई बूढ़ा आदमी आ गया तो उनको जगह दे दी। अब पता है, मतलब ये सब सोच का ही तो फर्क है ना, कि आपको क्या करना है, ऐसे पॉजिटिवली सोचना है कि यार पता है कि मैं खड़ा खड़े जाऊंगा तो मेरी थोड़ी कैलोरीज बर्न होगी, मैं तो जवान हूँ, मेरे मसल्स थोड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, मेरी बोन्स की हेल्दी रहेगी यदि मैं खड़े खड़े जाऊंगा, क्योंकि यूजुअली अपन खड़े कहाँ रहते हैं, 5-5 6 घंटे तो वैसे ही खड़े रहने को नहीं मिल पाता। तो ऐसे सोच लो, बाकी आपका काम भी, सामने वाले का भी काम हो गया, उसको भी अच्छा लगा। मतलब आशीर्वाद देके जाते थे वो सारे जो बीच में रास्ते में फिर उतरते ना, कि बेटा खुश रहो, क्योंकि ये बहुत वो नहीं है, यूजुअल चीज़ नहीं है कि आप खड़े हो गए किसी के लिए और ना, तो ये सब करते रहा करो आप। ठीक है, आज जैसे मैंने रिपा में सेशन लिया था, थोड़ा सा मैं इधर उधर जा रहा हूँ लेकिन कोई बात नहीं, चले जाता हूँ। रिपा में सेशन लिया था तो मैंने उनको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि आप ना अपने रिलेशनशिप बहुत इंप्रूव कर सकते हो छोटा सा ग्रेटिट्यूड शो करके। फॉर एग्जाम्पल आपने कैब कैब की, रेपिडो की, बाइक वाला है रेपिडो से, ठीक है। अब आज की बात बताता हूँ, मुझे अपने घर से यहाँ पे आना था, स्टूडियो आना था, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 किलोमीटर ही है। तो मैं बाइक करके आया यहाँ पे, फालतू की गाड़ी वाड़ी क्यों 1 किलोमीटर के लिए, और मैं थोड़ा लेट हो रहा था, वरना मैं पैदल ही आ जाता हूँ। तो मैंने बाइक की फटाफट से। अब बाइक वाले ने, जैसे मैंने कॉल किया बाइक वाले को कि कहाँ हूँ, तो मैंने कॉल करते उसके बोला कि नमस्ते भैया कहाँ पे हो। पता है उसे बोला कि हेलो कौन, कहाँ से बोल रहा है। उसे लगा कि ये कस्टमर नहीं है, क्योंकि कस्टमर तो कभी नमस्ते बोलेगा ही नहीं ना, रेपिडो वालों को कौन बोलता है नमस्ते। थोड़ा सा चेंज करे तो उसकी टोन एकदम से चेंज हो गया, अच्छा अच्छा भैया आ रहा हूँ बिल्कुल आ रहा हूँ ना। उसने बढ़िया से बात की मेरे से, यहाँ पे छोड़ के गया और वो सब चीज़ें ना। तो क्योंकि वो पूरे दिन से बाइक चला रहा है, उसे किसी ने नमस्ते नहीं बोला पूरे दिन में, आपने बोल दिया तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। फिर छुट्टियों के लिए झड़प नहीं होगी, और फिर ऐसे वेट भी कर लेगा वो आपके लिए बाहर। और कभी आपको ना रूट चेंज करना हो कि यार इधर से ले चलो, इधर से कुछ सामान खरीदना है, बीच में रुकना है, तो रुकने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि आपने पहले से ही उसको पॉजिटिव कर दिया, उसका मन खुश कर दिया आपने। ये छोटी छोटी, ये क्या है, सॉफ्ट स्किल है। ये किस में सिखाई जाती है, टिम टिम तारे पहल में सिखाई जाती है, ठीक है। तो मेरा यही है कि यार हमारी टीम को तो पूरा मोटो यही कि भाई सिलेक्शन लाने के लिए 100% हम अपना दे देंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो तो भी हमें सक्सेसफुल तो होना ही होना है, ठीक है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमें लाइफ में सक्सेसफुल बनाती है, ठीक है साहब। विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ जीवन कौशल ढांचे पर आधारित है। टिम टिम टायर पहल की किसके साथ कोलेब्रेशन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसके उस पर आधारित है ये। इसका जीवन कौशल ढांचा है, उसमें भी ये सब चीज़ें करवाई जाती है, सॉफ्ट स्किल वगैरह सिखाई जाती है। फीडबैक कलेक्शन होता है फिर इसमें, कि छात्र, शिक्षक, प्राचार्य, अभिभावकों से नियमित प्रक्रिया ली जाती है कि क्या उनमें इंप्रूवमेंट है, क्या उनके बिहेवियर में इंप्रूवमेंट आया, कोई जिद्दी था बच्चा, कोई गुस्सेल था बच्चा, क्या उसमें भावनात्मक बुद्धिमत्ता डेवलप हुई है, क्या उसमें एम्पैथी डेवलप हुई है, क्या वो अपने आसपास पड़ोसियों दोस्तों के साथ और अच्छा बिहेव कर रहा है। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद SCRT, जैसे NCRT होता है ना नेशनल, वैसे SCRT होता है, इसके द्वारा अनुमोदित होता है टिम टिम तारे इनिशिएटिव, ठीक है। 3-4 लाइनें आ गई आपके पास लिखने को, 5 नंबर का क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। 2009 तमिलनाडु, सॉफ्ट स्किल पे काम किया जाता है, 4-5 सॉफ्ट स्किल लिख देना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस, सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, प्रभावी संचार, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, शिष्टाचार क्या बोलेंगे, एटिकेट्स, टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअल बन जाएगा बच्चा। ये सारी 16 मूल कौशलों पर केंद्रित है, 16 फंडामेंटल स्किल्स, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, 16 कोर स्किल्स, एम्पैथी, क्रिटिकल थिंकिंग, एटिकेट्स एंड टाइम मैनेजमेंट, ये सब आपको WHO का एक लाइफ स्किल फ्रेमवर्क है, इस पर आधारित है ये। और फीडबैक भी लिया जाता है, और SCRT इसको इंप्लीमेंट करता है, ठीक है, क्लियर है। डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, जब कोई इंसान डिजिटल डिवाइसेस के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सके, तो इसमें ICT लिटरेसी आ जाएगी, कंप्यूटर लिटरेसी आ जाएगी, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी आ जाएगी, मीडिया लिटरेसी आ जाएगी, सोशल मीडिया वगैरह आप हैंडल कर सकते हो। क्या क्या एफर्ट मारे गए, दीक्षा पोर्टल है, स्वयं पोर्टल है, ठीक है, विद्या है, PMG दिशा है, DTH चैनल से आप PM विद्या को हो गया, टीचर ऐप है जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, 260 घंटे के रिसोर्सेज पड़े हुए उस पर, ठीक है। AI का यूज हो रहा है ताकि क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, करियर काउंसलिंग वगैरह कर सके। ये क्या है, आपको लिख के आना है बस ऐसी चीज़ें। अटल इनोवेशन मिशन है ताकि बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग, अटल थिंकिंग लैब है, ठीक है। इस्टेब्लिश 10,000 स्कूल अक्रॉस 722 डिस्ट्रिक्ट, ये अटल जो टिंकरिंग लैब है 10,000 स्कूल्स में इस्टेब्लिश किया गया है। ये कोई समझाने वाली बात है नहीं। तमिलनाडु का इलम थेडी कल्वी, बस इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। पहली बात तो इलम थेडी कल्वी क्या है, तमिलनाडु द्वारा स्टार्ट किया गया, कोविड-19 के दौरान स्टार्ट किया गया था। बच्चे क्या है ऑनलाइन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे, तो 1-to-1 पर्सनल एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए, ठीक है,
तो उनका इंटरनेट पे रिलायंस को कम करने के लिए ध्यान रखना। अब ऐसा उल्टा सोच सकते हो कि यार कोविड 19 के टाइम तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे थे तो उसका यूज़ किया होगा इन्होंने। नहीं, इन्होंने कहा कि इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा रिलायंस नहीं होना चाहिए, उसको कम करने के लिए, एजुकेशन गैप को कम करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास डिवाइसेज नहीं होते हैं, इंटरनेट नहीं होता है, तो उनके घर जाते हैं उनको पढ़ाते हैं, क्योंकि स्कूलें छूट गई, कुछ बच्चे ऑनलाइन ले सकते हैं लेकिन इनके पास तो ऑनलाइन इंटरनेट नहीं है, डिवाइसेस नहीं है, तो उनके घर जाके जब पढ़ाया जाता है तो उसको तमिलनाडु का जो सरकार का है इलम थेडी कल भी बोला गया है, ठीक है। स्कीम्स वॉलंटियर वर्क ईयर अराउंड टू इंटीग्रेट आउट ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन टू मेन स्ट्रीम एजुकेशन। इनमें अलग अलग वॉलंटियर होते हैं, बच्चे होते हैं, कॉलेज वगैरह केयर ये सब लोग होते हैं, वो घर घर जाके उनको पर्टिकुलर अटेंशन टू गर्ल्स चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, जो डिसेबल चिल्ड्रंस होते हैं, ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन एंड दो जो माइग्रेंट वर्कर्स फैमिली, जो बाहर से माइग्रेंट वर्कर्स आते हैं यूपी बिहार से तमिलनाडु में, उनके बच्चों पे स्पेशल फोकस किया गया है। दोज वॉलंटियर्स कंडक्टेड डोर टू डोर एफर्ट्स टू एजुकेट द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, वो अलग अलग लोगों के घरों पे जाते हैं और उनको एजुकेट करते हैं, ठीक है। क्लियर है चीज़ें, आगे चलते हैं। इस चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया? स्पेशल नीड्स मतलब जिनमें डिसेबिलिटी है या फिर कोग्निटिव डेवलपमेंट उनका अच्छे से नहीं हो पाया है, ठीक है, सेरिब्रल पैल्सी नाम की कोई बीमारियां हैं, उनको माइंड अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया, तो इंक्लूसिव सेल्स बनाई गई सीबीएसई स्कूल में। इंक्लूसिव सेल मतलब वही है कि एक सेल मतलब इन लोगों का एक समूह है जिसमें साइकोलॉजिस्ट होते हैं, ठीक है साहब, काउंसलर्स होते हैं, करियर काउंसलर्स की भाई इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है तो ये इस करियर में ज़्यादा सही कर सकता है, ठीक है, तो काउंसलर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, स्पेशल टीचर्स होते हैं, आपने स्पेशल बीएड स्पेशल एसटीसी का नाम सुना होगा ना, तो ये सब इनमें होते हैं इस सेल में। बैरियर फ्री एनवायरनमेंट और फुल पार्टिसिपेशन उनको एनकरेज किया जाता है। डॉक्टर्स होते हैं इसमें, ठीक है, मान लो कि कोई हकलाता है ना, कोई ब्लाइंड है तो उनके लिए स्पेशल डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। डिसेबिलिटी की स्क्रीनिंग के लिए एक प्रशस्त ऐप है जो कि 21 टाइप की डिसेबिलिटी की स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाता है और 23 लैंग्वेज में अवेलेबल है। पीएमई विद्या एनसीईआरटी ऑडियो बुक्स, क्योंकि जो मान लो कोई ब्लाइंड है बच्चा तो वो सुन नहीं सकता तो वो ऑडियो बुक यूज कर सकता है एनसीईआरटी की, ठीक है। हायर एजुकेशन की बात करते हैं, ये तो हो गई स्कूल एजुकेशन की बात। हायर एजुकेशन में नंबर ऑफ आईआईटीज कितनी है? 23 है। मेडिकल कॉलेज 700 चाहिए। आईआईएम्स कितने? 20 है। टोटल यूनिवर्सिटीज कितनी? 1213 है, ठीक है। शायद कम है इसीलिए हम लोगों की इज्जत अभी बनी हुई है, हमारे टाइम तो और भी कमी थी, फिर बाद में ज़्यादा आ गई, ठीक है। रिफॉर्म्स नीडेड इन द हायर एजुकेशन, क्या क्या रिफॉर्म्स है? मल्टी डिसिप्लिनरी होलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। 2040 तक सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। मल्टी डिसिप्लिनरी का हिंदी में क्या बोलेंगे? एक मिनट, ये रहा, बहुविषयी हो जाएंगे। अब देखो होता क्या है, अभी क्या होता है कि आईआईटीज में, चलो आईआईटीज में तो फिर भी हो गया, लेकिन जैसे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है, सिविल डिपार्टमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, मैकेनिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पे सारी जो कॉलेजेज है उनको मल्टी डिसिप्लिनरी कर दिया जाता है। जैसे हमारे आईआईटीज में क्या होता था कि हमें ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी लेने पड़ते थे, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था लेकिन मुझे कुछ क्रेडिट्स थे ना, ह्यूमैनिटीज़ के कोर्सेज भी कंप्लीट करने पड़ते थे। मैंने ग्रीन रिवोल्यूशन के वहाँ पे क्लासेज लिए, मैंने सोशियोलॉजी की क्लासेज ली, मैंने इकोनॉमिक्स की क्लासेज ली वहाँ पे, ठीक है। इवन इकोनॉमिक्स तो पढ़ाने तो खुद चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आते थे वहाँ पे। तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी है कि भाई एक इंजीनियर को ये सब भी पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स भी पता होनी चाहिए, सोशियोलॉजी भी, क्योंकि इंजीनियर अल्टीमेटली तो सोसाइटी के लिए काम करेगा ना, तो सोशियोलॉजी भी पता होनी चाहिए इसको। सोसाइटी इन गवर्नेंस नाम से हमारा एक कोर्स था जो मैम पढ़ाते थे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। तो 2040 तक सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट मल्टी डिसिप्लिनरी हो जाएंगे। आप वहाँ जाओगे फिर चूज करोगे कि यार मैं अच्छा इंजीनियरिंग ये ले लेता हूँ, इलेक्ट्रिकल ले लेता हूँ, मुझे यार इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ, मैं यार हिस्ट्री में भी इंटरेस्ट है मैं हिस्ट्री भी ले लेता हूँ, और फिर मुझे डिग्री मिलेगी उसके हिसाब से, ठीक है। अनुसंधान नवाचार और उद्यमिता का संवर्धन करना है भाई आपको, ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इनोवेशन हो गया, एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसका बढ़ावा देना है इसको आपको। शिक्षकों के शासन और क्षमता का निर्माण करना है। गवर्नेंस यार इसमें प्रशासन ज़्यादा बेटर होगा, शासन नहीं होगा, ठीक है। ये हिंदी थोड़ी थोड़ी गड़बड़ है तो आप सही कर लेना इसको यार। तो इसमें जो जो टीचर्स की जो गवर्नेंस बॉडीज है, कब क्लासेज ले रहे हैं, घोस्ट टीचर्स तो नहीं है ना, बहुत सारे कॉलेजेस जो प्राइवेट कॉलेजेस होती है ना उनमें क्या होती है, घोस्ट टीचर्स होते हैं कि हाँ ये कोर्स हो गया जबकि कोर्स हुआ ही नहीं होता है। क्षमता निर्माण, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। गुणवत्ता रैंकिंग और प्रत्यायन, भाई बाहर बाहर बच्चों का इमिग्रेशन होना चाहिए, बाहर से बच्चे आने चाहिए। जैसे आईआईटी दिल्ली का टाइप था जर्मनी वगैरह से, तो जर्मनी से यहाँ बच्चे आते थे, यहाँ के बच्चे जर्मनी पढ़ने जाते थे। जब मैं नवोदय में था तो हमारा टाइप था केरला के त्रिशूर डिस्ट्रिक्ट से,
कि 20 बच्चे केरला से यहाँ आते थे नवोदय में, और केरला के बच्चे वहाँ जाते थे। ठीक है, डिजिटल सशक्तिकरण एवं ऑनलाइन शिक्षा, समावेश एवं समावेशी शिक्षा हो गया, समान और समावेशी शिक्षा हो गया, भारतीय भाषाओं में भारतीय ज्ञान परंपराओं का संवर्धन हो गया। जो यूजली जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होती है उसमें सिर्फ इंग्लिश में किताबें होती है, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में तो किताबें ही नहीं होती। कौशल विकार और रोजगार उन्मुखी शिक्षा, कितने सारे इंजीनियर से 70% इंजीनियर्स तो होते हैं जो रोजगार के लायक ही नहीं होते, जैसे मैं हो गया एक। ठीक है, एक दिन एक ने कमेंट भी किया था कि बेरोजगार क्यों ज्ञान दे रहा है, थैंक यू भाई। ऐसे ऐसे ही चलती रहे मेरे बेरोजगारी। उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, है ना, कि अभी होता क्या है कि जैसे मेडिकल कॉलेज की डिग्री यहाँ पे मिल गई, लेकिन क्या वो जर्मनी में जाके प्रैक्टिस कर सकता है डॉक्टर? क्या वो यूएस में जाके प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं। वो उसके लिए एमओयू साइन करना पड़ेगा कि भाई यूएसए के साथ एमओयू साइन कर दिया कि यदि किसी ने यहाँ की आरयूएचएस कॉलेज, एसएमएस कॉलेज, एम्स कॉलेज से डिग्री ले ली डॉक्टर की, तो वो वहाँ जाके भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो वहाँ की जो यूएसए गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट से एमओयू साइन करेगी, वो पहले यहाँ के देखेगी कि क्या आपने सही से डॉक्टरी करवा रहे हैं, उसके बाद में वो अप्रूव कर देंगे। तो उसे बोलते हैं उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण, है ना। जैसे बाहर की कंपनियां यहाँ आती है, यहाँ की कंपनियां बाहर जाती है, वैसे ही यहाँ पे जो डिग्री जो मिल रही है वो बाहर भी मान्य होनी चाहिए। तो या फिर बाहर से जो लोग डिग्रियां ले रहे हैं, जैसे एमबीबीएस अजरबैजान से ले रहे हैं, रशिया से ले रहे हैं, चाइना हांगकांग से ले रहे हैं, वो यहाँ पे उनको एक टेस्ट पास करना होता है, उस टेस्ट को पास करने के बाद में वो डॉक्टर कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए, है ना। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन, लाइट बट टाइट विनियमन, जो रेगुलेशंस होते हैं वो होने चाहिए, वो लाइट होने चाहिए लेकिन टाइट होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी का गला ही घोट दिया कि आप ये भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कर सकते, सिलेबस बस इतना ही पढ़ा सकते हो, उसके अलावा नहीं पढ़ा सकते, टीचर इतने ही ले सकते हो। लाइट रखो, लेकिन जो रख दिया एक बार उसको फिर टाइट कर दो। ऐसा नहीं कि फिर कम ही रेगुलेशन रखो, लेकिन जो नियम डिसाइड हो गए अब उनमें कोई वो नहीं होनी चाहिए, उनका कोई उल्लंघन नहीं होना चाहिए। तो लाइट बट टाइट विनियमन ये होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप अपनी उसका ले लो कि आपने जो सेट किया आज का दिन का जो प्रोग्राम सेट किया वो थोड़ा सा लाइट रखा है। ऐसा नहीं कि भाई 15 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ने के लिए करोगे तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे, कर भी नहीं पाओगे कि भाई मैं 7 घंटे पढ़ूंगा और ये चीज़ें ही पढ़ पाऊंगा मैं। लेकिन फिर 7 घंटे में जो चीज़ें डिसाइड की वो करो ही करो आप। ठीक है, तो ये लाइट बट टाइट विनियमन होता है। वित्तीय ईमानदारी और सुशासन के लिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड हो जाते हैं इनमें, यूनिवर्सिटीज में जो फंड वगैरह होते हैं, ग्रांट वगैरह होते हैं। वित्तीय लेन देन प्रक्रिया और अवसंरचना और संकाय में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नहीं तो फिर क्या होता है कि डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में लैब के लिए बजट है 1.5 करोड़, लेकिन भाई साहब जो एचओडी है उन्होंने ही 70 लाख रुपए खा लिए और बाकी के सिर्फ 50-60 लाख रुपए ही लगाए किसमें, लैब के अंदर, बाकी फिर और बाकी लोगों को दे दिए, लैब असिस्टेंट वगैरह को। तो ये नहीं होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए। ठीक है साहब, ये हो गया हायर एजुकेशन और एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन जो इकोनॉमिक सर्वे में कवर था। अब आते हैं चिकित्सा में, आ जाते हैं भाई। चिकित्सा में क्या क्या है? चिकित्सा में एक जो प्रॉब्लम है, चुनौती है, एक तो अफोर्डेबिलिटी की चुनौती है। यदि आप प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करने जाओगे तो 60 लाख से 1 करोड़ तक की फीस लगती है नियमन के बावजूद, है ना। हर वर्ष हजारों छात्र इसलिए चीन, रूस आदि देशों में चिकित्सा के लिए प्रवास करते हैं। ठीक है, आपको पता ही है। फिजिशियन की अवेलेबिलिटी कम है। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से 1000 पेशेंट पे 1000 जनसंख्या पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन अपने क्या है, डॉक्टर जनसंख्या अनुपात 1263:1 है। तो अभी डॉक्टरों को बढ़ाना है और 2030 तक हम यदि हर साल 50,000 नए डॉक्टरों की भर्ती करेंगे तब जाके इस रेशियो को हम अचीव कर पाएंगे। ठीक है साहब। भौगोलिक असमानता है, ज्योग्राफिकल इंबैलेंस, ये आ सकता है भाई शिक्षा क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियां हैं। तो ज्योग्राफिकल इंबैलेंस क्या क्या है कि कोई डॉक्टर रूरल एरिया में काम ही नहीं करना चाहता, तो रूरल एरिया में सिर्फ 35%, सॉरी कहाँ है ये रहा, 3.8:1 शहरी बनाम ग्रामीण अनुपात। देखो ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65% जनसंख्या निवास करती है, लेकिन वहां पे सिर्फ 1:3.8 अनुपात है। वहां पे यदि ग्रामीण क्षेत्र में यदि डॉक्टर है तो लगभग 4 डॉक्टर है शहरी क्षेत्रों में, जबकि शहरी क्षेत्र में तो 35% जनसंख्या ही निवास करती है। तो ये दिक्कत है। ये भी आप ये नहीं याद कर पाओ तो आप सिंपल याद कर लो कि 80% जो डॉक्टर है वो शहरी क्षेत्र में कार्य रहते हैं, जबकि शहरों में तो सिर्फ 35% जनसंख्या ही रहती है। ठीक है, उसके अलावा जो एक तो ये रूरल वर्सेज अर्बन हो गया, एक नॉर्थ वर्सेज साउथ डिवाइड भी है कि जो साउथ सदर्न जो स्टेट्स है उनमें मैक्सिमम 50%, कितने से 4-5 तो स्टेट है सदर्न, और उनकी जनसंख्या भी उतनी नहीं, लेकिन वहां पे 50% डॉक्टर की यूजी पीजी की सीटें वहां पे है। तो ये भी गलत बात है। जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए, नॉर्थ के जो स्टेट्स हो गए, वहां पे सीटें ही नहीं है कॉलेजेस की। ठीक है साहब। विशेषज्ञता का संतुलन है, स्पेशलाइजेशन इसक्यू है कि हमारे पास कुछ कुछ डॉक्टर तो हैं अच्छे, जैसे रेडियोलॉजी, त्वचा विज्ञान, हृदय रोग, इनके तो अपने एक्सपर्ट मिल जाएंगे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट हो गया, वृद्धावस्था जो इसे बोलते हैं जेरियाट्रिक जो सर्जन होते हैं, ये सब तो है ही नहीं अपने पास, बहुत कम है ना। साइकोलॉजिस्ट भी बहुत कम है अपने पास।
तो इनकी दिक्कत है। वेतन संबंधी चिंताएं कि भाई एक अच्छे डॉक्टर को 10 साल की पढ़ाई कर लेता है, वो यूजी कर लेता है, पीजी कर लेता है, उसके बाद में एमएस वगैरह बहुत कुछ कर लेता है, उसके बाद में भी उनको 12-15 लाख रुपए सालाना मिलते हैं। एक इंजीनियर को एंट्री लेवल पे मिल जाते हैं 4 साल में। तो ये कम वेतन के कारण ब्रेन ड्रेन होता है, फिर ये डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो 2021 में 2800 ओईसीडी देशों में प्रवास कर गए, वहां पे दुबई जाते हैं वहां पे और मस्त वहां पे प्रैक्टिस करते हैं। क्वालिटी चैलेंजेज है कि भाई सख्त नियम है, तो उसके सख्त नियमों के बावजूद भूतिया फैकल्टी मतलब जो कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेजेज, उसमें टीचर है ही नहीं एक्चुअली, और बस खाना पूर्ति हो गई कि हाँ ये वाला कोर्स कंप्लीट हो गया है। ठीक है, कम रोगी भार है, तो दिक्कत ये होती है कि मेडिकल कॉलेजेज में पेशेंट ही नहीं जाते, तो फिर वो सीख नहीं पाते रेजिडेंशियल डॉक्टर। अवसंरचनात्मक कमियां बनी हुई है, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया वो ढंग का नहीं है मेडिकल कॉलेजेस का। तो ये 4-5 कमियां आप 5 नंबर के क्वेश्चन में लिख के आ सकते हो। अच्छा भाई ठीक है, स्वास्थ्य नीति आई थी, उसमें क्या क्या 5 पिलर है। देखो 4-5 पिलर बहुत सारे हो गए। कल अपन ने प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 वो देखे थे, है ना, याद होनी चाहिए आपको वो। एक तो रेंटल पार्टनरशिप, रेंटल वाला था, एक बेनिफिशियरी लेड स्कीम थी, है ना, 2 तो ये हो गए, एक इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम थी, 3 हो गए, और एक क्या था, पार्टनरशिप में हाउसिंग फ्लैट वगैरह वाला। ठीक है, तो ये 4 थे, रेंट, अपार्टमेंट, इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और बेनिफिशियरी लेड स्कीम। बेनिफिशियरी लेड स्कीम में 2.5 लाख तक मिलते थे, जिनकी जो एलआईजी में थे 3 लाख तक के थे। ये आप रिवाइज कर लोगे, आपको पता है ये सब चीजें ना। स्वास्थ्य नीति के 5 प्रमुख स्तंभ भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो आप रोकथाम कर लो, प्रिवेंटिव केयर पे आप काम करो कि बीमारी होने ही मत दो ना। फॉर एग्जाम्पल डेंगू का आपने वो निवारण कर दिया कि भाई डेंगू छिड़काव कर दिया ताकि मच्छर वगैरह पैदा नहीं हो, टीके वगैरह लगा दिया आपने, डिप्थीरिया के, पीलिया के, पोलियो के, इन सब के टीके लगा दिए, तो पहले तो रोकथाम हो गया। 5 प्रमुख स्तंभों में है ना स्वास्थ्य नीति के। दूसरा, चलो बीमारी हो गई तो उसकी जो पहचान है वो जल्दी से जल्दी कर लो। कैंसर की स्क्रीनिंग करवा ली, टीबी की स्क्रीनिंग आपने करवा दी, है ना, लेब्स वगैरह खोल दी गांवों में, पीएचसी सीएचसी पे। तो बीमारी की प्रारंभ 4 चीजें बताता हूं, बीमारी, दुश्मनी, आग, 3, ये चाणक्य ने बोला था, ये 3 चीजें ना, ये जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतने सही रहता है। और चौथा चीज मैंने बनाई है डाउट। जो आपके डाउट होते हैं ना, कंसेप्चुअल डाउट, इनको जितना ड्रैग करते जाओगे कहीं ना कहीं वापस घूम के आएंगे, तो डाउट, कंसेप्चुअल डाउट ये भी खत्म कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बीमारियों की प्रारंभिक पहचान जितने जल्दी पकड़ में आ जाए उसका उपचार शुरू कर देना चाहिए। ठीक है, फिर ठीक है भाई, पहचान हो गई। अब पहचान हो गई तो बहुत सारे लोग हैं जो जिनको पता चल गया कि मेरे टीबी है, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए निःशुल्क और किफायती उपचार एवं दवाइयाँ कराओ। जैसे जन औषधि केंद्र खोल दिए, प्रधानमंत्री आयुष भारती योजना में 5 लाख तक का इंश्योरेंस दे दिया ताकि वो इलाज करा सके, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चालू कर दिया आपने। ठीक है साहब, ये हो गया। ग्रामीण से अब 2 पहुंचे, एक ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता, अभी देखा था ना 3.8:1 है, मतलब यदि शहरों में लगभग 4 डॉक्टर है तो गांव में 1 ही डॉक्टर है, तो भाई सब सेंटर्स खोलो, है ना, सीएचसी होता है, पीएचसी होता है, पीएचसी के नीचे फिर सब सेंटर्स होते हैं, पीएचसी खोलो, सीएचसी खोलो, ये हिरार्की आप बना के आ सकते हो एग्जाम में। ठीक है, सीएचसी, पीएचसी, सब सेंटर्स। ठीक है, इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर स्टेट हॉस्पिटल्स होते हैं, फिर ऊपर एम्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और 5वां जो है, स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का विस्तार करो भाई, टेक्नोलॉजी का विस्तार करो। यूविन पोर्टल हो गया, अखिल भारतीय सॉरी प्रधानमंत्री जो डिजिटल अकाउंट्स हो गए, हेल्थ के डिजिटल अकाउंट्स हो गए, उसके अलावा यूविन पोर्टल मैंने बताई दिया आपको। मशीन्स लाओ, रेडियोलॉजी की मशीन्स लाओ, एक्सरे की मशीन सीएचसी पीएचसी पे रखो आप, है ना, ये सब टेक्नोलॉजी का आपको करना पड़ेगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हो गया, यूवी पोर्टल हो गया, ई संजीवनी जिसमें टेली मेडिसिन दी जाती है, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। स्वास्थ्य वे के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अच्छा, एजुकेशन में अपना टारगेट कितना है, जीडीपी का 6% करना है अपने को। ठीक है, अब आप बोलोगे, अभी तो आप बोल रहे थे कि 26% है एजुकेशन का, ये जीडीपी का नहीं था, ये बजट का था, 50 लाख करोड़ जो था ना उसका था ये। तो जीडीपी का अभी लगभग 3.4-3.5% होगा, उसको 6% करना है, ये के कस्तूरीरंगन कमेटी ने कहा था। ठीक है, तो ये तो हो गया साहब। अब स्वास्थ्य पे आ जाते हैं अपन। स्वास्थ्य में अभी कितना है, लगभग 1.8% है जीडीपी का, है ना, और इसको करना कितना है, 3% करना है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के हिसाब से, जो 2017 में आई थी ना राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति। 3% इसको करना है, अभी 1.8% है। दूसरा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को अपने को कम करना है। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर क्या होता है भाई, कि मैं बीमार हुआ तो मैं अपनी जेब से कितना खर्चा कर रहा हूं। ठीक है, इसको कम करना है। तो आप बोलोगे भाई तू बीमार है तो तू ही खर्चा करेगा और कौन करेगा, तो ऐसा होता है कि सरकार करती है। जैसे ये जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है ना,
नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, इसमें 100% सरकार खर्चा करती है, टैक्स वगैरह वो अच्छे से देते हैं। तो एक तो सरकार खर्चा कर दे कि क्या नाम है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोल दिए, सस्ती ब्याज दरों पे, सस्ती दरों पे दवाइयाँ उपलब्ध करवा दी, ये सब है ना, सरकार का इंश्योरेंस हो गया। दूसरा मैंने इंश्योरेंस ले लिया है ना, जैसे मैंने ICICI लोम्बार्ड का इंश्योरेंस लिया हुआ है 3 साल का, है ना, कि भगवान न करे लेकिन कुछ हो जाता है तो 20 लाख तक का इलाज मेरा फ्री है, ठीक है। तो अभी थोड़े दिनों पहले ही लिया था। तो ये अब मैं अपने पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं कर रहा हूँ, तो ये 2-3 चीज़ें होती है, तो ये लोगों में अवेयरनेस फैलाओ, गवर्नमेंट इंश्योरेंस स्कीम लाओ, जैसे ये क्या नाम है, ये वाली थी ना 5 लाख वाली, आयुष्मान भारत योजना हो गई, है ना। उसके अलावा वेलनेस सेंटर खोल दिए, सरकारी हॉस्पिटल PHC CHC ये सब खोल दिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल खोल दिए, एम्स की बढ़ोतरी हो गई, ये सब आप काम करोगे तो अब इस पे काम भी हुआ है। तो क्योंकि ये इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, बीजेपी गवर्नमेंट बना रही है, तो किससे कंपेयर करेंगे, 2012-13-14 से कंपेयर करेंगे, 2014। तो ये बोलते थे कि 2014 से पहले 14 तक जो पॉकेट एक्सपेंडिचर होता था कि मैं इलाज कराने गया, 100 रुपये में से मेरे जेब से लगते थे 64 रुपये, ठीक है, वो घटा के हमने कर दिया 39 रुपये सिर्फ, ठीक है। तो ये याद रख लेना, आप 2014 का याद करो नहीं करो, 2011 सॉरी 21-22 में जो एक्सपेंडिचर है घट के 39% हो गया है, 39.4% भी याद करने की जरूरत नहीं, 39% हो गया है, कि 100 रुपये में से सिर्फ 39 रुपये जेब से खर्च होते हैं, बाकी का इंश्योरेंस हो गया, गवर्नमेंट के जो ये सब स्कीम्स वगैरह हो गई उससे हो गई, ठीक है। ठीक है साहब, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसमें लगभग 40% आबादी कवर की गई है। कैसे शामिल किया जाता है, वो जो SECC है ना, लाभार्थियों का चयन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पे होता है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का इंश्योरेंस है, 5 लाख तक का इलाज करवा सकते हो। इसमें 12 करोड़ से अधिक परिवार शामिल है, 12 करोड़ से अधिक परिवार मतलब लगभग एक में 5 फैमिली माने तो लगभग 55 करोड़ परिवार इसमें शामिल है, इसलिए विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है ये, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सपेंशन हुआ है, इसमें थोड़ा सा इसमें वृद्धि हुई है कि जो भी इंसान 70 साल से ऊपर है वो ऑटोमेटिकली इसमें कवर हो जाता है। वैसे तो SECC में कवर होगा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेक्शन के हिसाब से। अब इसके अलग अलग क्राइटेरिया है कि आपके घर में कार है क्या, स्कूटर है क्या, ये सब बहुत सारे, मोटरसाइकिल है क्या, TV है क्या, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। लेकिन यदि 70 साल से ऊपर हो तो आपका कुछ नहीं देखा जाता, आपकी इनकम कितनी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑटोमेटिकली इस इंश्योरेंस स्कीम का फायदा मिल जाता है। और टॉपअप मिलता है 5 लाख का, मतलब आपकी फैमिली जो 5 लाख यूज कर सकती हो, ठीक है, आप ऊपर से 5 लाख यूज कर सकते हो, ठीक है। तो 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विस्तार को मंजूरी दी गई। इसके तहत 70 वर्षों से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना योजना में शामिल कर दिए गए हैं। इनके लिए वय वंदना कार्ड दे दिए गए। जो वरिष्ठ नागरिक पहले से इस योजना के तहत कवर है उनको 5 लाख का ऊपर से टॉपअप मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है साहब, अब जैसे मेरे पापा है मान लो, वो 70+ हो गए मान लो, तो उनको क्योंकि फैमिली को नहीं मिला हुआ, क्योंकि SECC कास्ट सेंशन के हिसाब से हम नहीं एलिजिबल है, लेकिन पापा को मिल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि किसी की फैमिली में पहले से SECC मिल गया और 70+ जैसे ही क्रॉस करते हैं तो उनको 5 लाख प्लस 5 लाख का मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फादर को कितना मिलेगा, सिर्फ 5 लाख मिलेगा, क्योंकि फैमिली कवर्ड नहीं है, क्योंकि SECC कास्ट सेंशन के हिसाब से हम एलिजिबल नहीं है, ठीक है साहब, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके थोड़े बहुत आपको पता होना चाहिए कि 1 जनवरी 2025 तक 36 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। 30,000 से अधिक अस्पताल इम्पेनल्ड है इसमें, 13,000 से अधिक निजी हॉस्पिटल इम्पेनल्ड है इसमें, ठीक है। 54% महिलाएं जो कार्ड धारक है इसकी, और अस्पताल में भर्ती होने वाले में 48% महिलाओं को स्पेशल डाटा दिया जाता है ताकि उनका एम्पावरमेंट कर सके, ठीक है। आगे चलते साहब, आयुष्मान भारत का चलते 2018 में प्रारंभ हुई। स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख पहले क्या क्या है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि प्रिवेंशन, प्रमोशन और ट्रीटमेंट तीनों, और प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक, ये ध्यान रखना, ये जो स्कीम थी ना जन आरोग्य योजना, ये सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी केयर में था, द्वितीयक और तृतीयक में था। भाई 3 तरह की केयर होती है, प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी। जो प्राथमिक में जो होती है, प्राथमिक जो केयर है, प्राइमरी जो केयर है, इंग्लिश कहाँ गया, ये सेकेंड इंटरेस्ट, ठीक है। जो प्राइमरी केयर है उसमें क्या क्या होता है कि भाई सर्दी जुकाम लग गई, डॉक्टर के पास गया, दवाई ववाई लेके आ गया, इंजेक्शन वगैरह लगा के आ गया, ये प्राथमिक केयर है। सेकेंडरी केयर जो होती है उसमें भाई मुझे इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, जांचें करवानी पड़ेगी, मुझे डेंगू हो गया जांच करवानी पड़ रही है, TB हो गया एक्सरे वगैरह करवाना पड़ रहा है, वो सेकेंडरी केयर हो गई। और टर्सरी केयर वो है जिसमें भाई सेकेंडरी केयर में जैसे स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ जाती है, और टर्सरी केयर वो है जिसमें ICU वगैरह की जरूरत पड़ गई, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ रहा है, वो सब टर्सरी केयर है। तो आयुष्मान जो जन आरोग्य योजना है ये क्या है, सेकेंडरी और टर्सरी केयर के लिए, ठीक है साहब। आयुष्मान भारत वाली योजना में क्या, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इनको पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बोला जाता था, 1.5 लाख खोले गए हैं देश में। तो इसमें प्रमोटिव, क्यूरेटिव, पैलेटिव सब तरीके की है, ठीक है।
और इसमें क्या क्या होता है भाई, जन आरोग्य सेंटर है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, इसमें क्या होता है कि मशीनें लगी हुई है कि स्क्रीन कर देगी कि ओरल कैंसर तो नहीं है आपको, ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है, सर्वाइकल कैंसर तो नहीं है, वेलनेस सेशन तो नहीं है, सॉरी वेलनेस सेंसर और योगा भी इसमें करवाए जाते हैं। मतलब ये देखो, ये तो क्या हुआ, ये तो पता लगाने के लिए एक तरीके से ना, और ये क्या है, प्रिवेंट करने के लिए वेलनेस सेंटर योगा वगैरह, ताकि आपको बीमारी नहीं हो। ठीक है, याद रखना, छाला जो मुंह का कोई छाला हो ना 7-8 दिन से ज़्यादा रहे तो प्लीज़ स्क्रीनिंग जरूर करवा लेना। ओरल कैंसर के हाई चांसेस जो आते हैं मुंह के छाले वगैरह से। ठीक है, मतलब 2-4 दिन और बहुत सारे छाले होते हैं वो चल जाता है, लेकिन मान लो कोई मोटा सा छाला है और वो जा नहीं रहा है तो फिर जल्दी से जल्दी अपने को करवाना, स्पेशली जो लोग गुटखा वगैरह खाते हैं। ठीक है साहब, चले। पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, पीएम अभीम, क्या है भाई, 2021 में लॉन्च हुआ, 5 ईयर के लिए 2022 से 26, 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है साहब, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है बहुत रूरल और अर्बन एरिया में, बस इतना पता होना चाहिए। अभी क्या है इसका, पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करना है, 2021 में लॉन्च हुआ, 5 साल के लॉन्च हुआ, और रूरल और अर्बन एरिया दोनों के लिए। फ्री ड्रग इनिशिएटिव में क्या क्या होते हैं भाई, क्यों आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर को, जो जेब से पैसा लग रहा है उसको कम करने के लिए पीएम, ये सब कुछ नहीं है इसमें। 2015 में नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा लॉन्च किया गया। यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 में चालू किया गया। 11 टाइप की वैक्सीन से, बीसीजी, पोलियो, मीजल्स, रूबेला, इनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव, ताकि ये जो संक्रामक और गैस संक्रामक रोग है वो नहीं फैले। जन औषधि केंद्र, 14,000 जन औषधि केंद्र है पूरे भारत में। अब इनमें कुछ समझाने का था नहीं। टेक्नोलॉजी कैसे कैसे भाई, एक यूविन पोर्टल है। यूविन पोर्टल क्या होता है कि आपको खुद वैक्सीन लगानी है, बच्चे को वैक्सीन लगानी है, माता को वैक्सीन लगानी है, तो आप यूविन पोर्टल के माध्यम से डिजिटली, ऐप के माध्यम से या वेबसाइट के माध्यम से बुक कर सकते हो अपनी वैक्सीन को, शेड्यूल कर सकते हो। वैक्सीन लगवाने के बाद में आपको अपडेट आ जाएगी कि आपकी वैक्सीन लग गई है, आपकी नेक्स्ट वैक्सीन इतने दिन बाद लगेगी। आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मान लो आप अमेरिका जा रहे हो या कहीं कंट्री में जा रहे हो, तो वो सर्टिफिकेट मांगते हैं एयरपोर्ट पे कि क्या आपने पोलियो की वैक्सीन लगवा रखी है क्या। बहुत बार आप किसी मीटिंग में जा रहे हो पीएम वगैरह के साथ, है ना, तो जैसे कोविड के टाइम पे जब एयरपोर्ट पे ट्रेवल करते थे तो सर्टिफिकेट मांगते थे कि आपने वैक्सीन लगा रखी है नहीं, तो यूविन पोर्टल ने उस टाइम बहुत हेल्प किया था, तो सर्टिफिकेट वगैरह की वो हो जाती है। तो एनी टाइम एक्सेस एनीवेयर वैक्सीनेशन, कहीं भी, जैसे आप मान लो राजस्थान के हो लेकिन दिल्ली पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ के आसपास जो यूविन का जो सेंटर होगा, यूविन से आप बुक करो, सेंटर पे जाके वैक्सीन लगवा सकते हो। बेनिफिशियरी के सेल्फ रजिस्टर, खुद रजिस्टर कर सकते हो मोबाइल ऐप या वेब से। शेड्यूल को ट्रैक कर सकते हो कि कब होगी, एसएमएस से रिमाइंडर आ जाएगा कि कल आपकी वैक्सीन है, 11 बजे आप चले जाना वहाँ पे। ठीक है, क्यूआर बेस्ड ई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है वहाँ पे, क्यूआर कोड स्कैन करो, आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लो। 11 रीजनल लैंग्वेज में, 1.7 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाएं और 5.5 करोड़ चिल्ड्रन इन पे रजिस्टर्ड है। ठीक है, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए यूएन पोर्टल का। ई संजीवनी पे आते हैं भाई। अब द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेलीमेडिसिन इंप्लीमेंटेशन इन प्राइमरी हेल्थ केयर। देख किसमें, पहली बात है प्राइमरी हेल्थ केयर में, सेकेंडरी और टर्सरी में नहीं है। प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या होता है कि डॉक्टर के साथ टेली कंसल्टेशन आप कर सकते हो कि भाई मुझे जुकाम है, बुखार है, खांसी नहीं जा रही, तो आप वीडियो कैमरा की मदद से उनसे कर सकते हो। अभी तक लगभग 30 करोड़ पेशेंट्स ने ई संजीवनी कर दी। अब मुझे यार डेटा पे ना थोड़ा शक होता है, आपके आसपास किसी कोई है क्या जिसने ई संजीवनी आज तक यूज किया होगा, टेली कम्युनिकेशन करके डॉक्टर से ना। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो डॉक्टर बैठे रहते हैं उनके द्वारा कंसल्टेशन ली जाती है। 2,25,000 डॉक्टर, मेडिकल स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट और हेल्थ वर्कर्स ने इस पर काम किया है। तो बहुत सारे डेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। मोर देन 70 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड। 70 करोड़ का मतलब पूरे अपने देश में 140 करोड़ लोग हैं। मेरे आसपास तो कोई एक सिंगल बंदा नहीं है जिसका आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन इसके तहत अकाउंट क्रिएट कर दिया गया होगा। तो ये हो सकता है यार डेटा, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता ये सच है कैसे, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में लिखे हुए खाना पूर्ति भी हो जाती है बहुत बार। तो जैसे उड़ान स्कीम का अपन ने देखा था ना कि 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उड़ान भर ली। मेरे आसपास तो कोई नहीं है यार जो जिसने ये उड़ान स्कीम में इसका राइड का आनंद लिया था, हवाई जहाज का। तो ये पता नहीं कहाँ से आते हैं डेटा। ठीक है, ड्रोन टू डिलीवरी मेडिसिन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का। अच्छा एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का ही मैं बता देता हूँ। जो आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट है ना, इसका क्या फायदा है। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो इसमें क्या होता है कि आपका हेल्थ अकाउंट बन गया। अब वहां पे जब भी आप डॉक्टर को दिखाने जाओगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा कि इसको इस टाइम ये बीमारी हुई है। तो कौन कौन से स्टेक होल्डर है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो कल को आप इंश्योरेंस क्लेम लोगे तो आपका क्लेम जल्दी से पास हो जाएगा, क्योंकि आपका सारा डेटा एक जगह है। इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम पास करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि शुरू में जब इंश्योरेंस लेते हो तो बहुत स्क्रूटनी करते हैं कि इसको ये बीमारी तो नहीं है, इसको ये बीमारी तो नहीं है। ठीक है, डॉक्टर से आप डॉक्टर के पास दिखाने गए। अब जैसे एक दिन मैं मम्मी को दिखाने गया था, तो मम्मी क्या है गाँव में ही वो जो
स्लिप है पिछले वाले डॉक्टर की, वो भूल के आ गए, तो अब भाई कॉल करो वहाँ पे व्हाट्सएप से, भैया से मंगवाया, फिर डॉक्टर को दिखाया, नए वाले डॉक्टर को कि पहले ये दवाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। लेकिन आपका ये जो अकाउंट बना हुआ है, तो अकाउंट नंबर दो, डॉक्टर फटाफट से अकाउंट नंबर डालेगा उसमें, आपका सारा अब तक का पूरा जो ट्रैक है, आपने इस डॉक्टर को दिखाया था, ये दवाइयाँ आपकी चल रही है, पहले ये दवाइयाँ चलती थी, आपकी ये सर्जरी हुई है, ये सब भी। लैब्स हो गई, तो लैब वगैरह को भी फायदा होगा। गवर्नमेंट हो गई, गवर्नमेंट बहुत सारी इंश्योरेंस स्कीम चलाती है, बहुत सारी हेल्थ स्कीम चलाती है, तो कौन बेनिफिशियरी है, कौन बेनिफिशियरी नहीं है, किसकी स्क्रीनिंग करनी है, किसका ध्यान रखना है, वो सब भी है। हॉस्पिटल्स हो गए, फार्मा हो गया, ये सब इसको फायदा होता है अकाउंट से, ठीक है। ड्रोन्स टू डिलीवर मेडिसिन, मेडिसिन डिलीवर की जा रही है ड्रोन के द्वारा, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ कोलेब्रेशन में, ध्यान रखना। तो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई किसका है, तेलंगाना गवर्नमेंट का है, किसकी सहायता से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सहायता से, सितंबर 2021 में, मतलब 2021 में। जो मेडिसिन पहुंचाने में कितना लगता था, 8 घंटे लगते थे, वो बस 22 मिनट में ड्रोन के द्वारा पहुंचा दी जाती है इमरजेंसी केयर के कंडीशन में। मान लो किसी दूर दराज गांव में, तेलंगाना की पहाड़ियों में, किसी को पहाड़ियों में कौन से घाट आ गए इधर, ईस्टर्न घाट आ गए, ईस्टर्न घाट्स में किसी को सांप ने काट लिया, ठीक है। अब उसको जो एंटीवेनम है वो देनी है फटाफट से, क्योंकि टाइम कम है बेचारे के पास, तो फटाफट से 22 मिनट के अंदर एंटीवेनम पहुंचा दी, वहां के जो लोकल जो नर्सिंग स्टाफ है उसने उसको एंटीवेनम लगा दी, वो बच गया, ठीक है। तो इस तरीके की, मान लो किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो जो जितने भी जो ब्लड को जो डाइल्यूट करने वाली जो दवाइयाँ होती है, इमरजेंसी दवाइयाँ होती है, वो पहुंचा दी फटाफट से। आई ड्रोन, आईसीएमआर का ड्रोन रेस्पॉन्स एंड आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ड्रोन रेस्पॉन्स आउटरीच फॉर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट आउटरीच रेस्पॉन्स ड्रोन, ठीक है। तो ये आई ड्रोन किसका है, नॉर्थ ईस्ट के लिए, आईसीएमआर का, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, ठीक है साहब। एआई को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं हेल्थ केयर में, ये भी आसान चीज़ है। देखो भाई, एआई की ये 3-4 यूज है। रिड्यूस ड्रग डिस्कवरी एंड डिलीवरी कॉस्ट, अभी क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत करनी पड़ती थी ड्रग में, नया ड्रग्स बनाने में, नया जो दवाई है उसको बनाने में, लेकिन एआई की मदद से एआई क्या फटाफट फटाफट से पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेता है, और वो बहुत सारी स्टेप्स को खुद से करके आपको फाइनल स्टेज में पहुंचा सकता है। क्योंकि ड्रग ऐसे ही बनते हैं ना कि भाई ये वाला जो है, ये इसका एंटीबॉडी ये है, आपने पता होगा वैक्सीन वगैरह कैसे बनती है ना, तो एंटीबॉडी इसके रिसेप्टर है, इसके साथ जाके चिपक जाएगा, तो एआई खुद से प्रेडिक्ट कर सकता है कि यार इसको इसकी जगह ये कंपोजिशन ले तो ये हो जाएगा, तो ड्रग डिस्कवरी में आसानी हो गई। मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी इंप्रूव होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेटर मेडिकल डिवाइसेज बना पाएगा। इनांस, क्योंकि उसके बाद डेटा बहुत होता है। इनांस डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, होता क्या है कि भाई कोई रेडियोलॉजिस्ट है, उसने आपकी एमआरआई पर डी, सीटी स्कैन पढ़ा या फिर एक्सरे पढ़ा, कभी कभी उनसे चूक हो जाती है, वो जो माइन्यूट जो वो होता है ना, आपने कभी कभी अलग अलग एक्सरे देखा होगा, आप देखिए कि यार इसमें क्या समझ में आता है इसको, उनको ट्रेनिंग मिली है 4 साल उसको पढ़ने की, लेकिन कभी कभी ऐसी चीजें होती है जो वो भी नहीं पकड़ पाते। लेकिन एआई को हमने भर भर के डेटा दे दिया, जो टॉप ट्रेंड विश्व के जो रेडियोलॉजिस्ट है उन्होंने डेटा दे दिया उनको। देखो एआई ऐसे ही काम करता है, कि मशीन लर्निंग ऐसे ही काम करती है कि, एक मिनट खाली पेज का है, हाँ ये रहा, कि होता क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सरे है, बढ़िया टॉप रेडियोलॉजिस्ट ने उस एआई को डेटा फीड कर दिया कि इस एक्सरे में, एक्सरे की इमेज डाल दी कि यार ये एक्सरे में टीबी निकली थी, ठीक है साहब, ये एक्सरे में सेकंड ग्रेड की टीबी निकली थी, ठीक है साहब, ये जो एक्सरे इसमें ये वाला कैंसर निकला था, इस तरीके की लाखों करोड़ों इमेजेस एआई को फीड कर दी। अब कोई नई इमेज दोगे ना, वो अपने आप डिटेक्ट कर देगा, क्योंकि वो इंटेलिजेंट है खुद आर्टिफिशियली, तो इनके द्वारा जो डेटा मिला उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि अच्छा इसमें ऐसे ऐसी इमेज आ रही है, तो इसमें भाई साहब इसको सेकंड ग्रेड की टीबी है। बहुत बार इतनी माइन्यूट जो चीज़ें हैं वो रेडियोलॉजिस्ट वगैरह डॉक्टर नहीं पकड़ पाते, सबकी लिमिटेशन होती है, दिखना कम हो गया मान लो, या ट्रेनिंग में कभी बताया नहीं गया, कोई नया केस है, इसको एआई डिटेक्ट कर लेगा फटाफट से, ठीक है। ठीक है साहब, कहाँ थे अपन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी को वो करेगा। इनेबल्स रियल टाइम रिमोट मॉनिटरिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये वॉच पहनी हुई है, इस वॉच में मान लो एआई को वो कर दिया, तो ये डेटा मेरा ट्रैक करता रहेगा कि मेरी हार्ट रेट कितनी चल रही है, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा ना, पसीने वगैरह तो नहीं आ रहे ना मुझे एकदम से, उसके अलावा ऑक्सीजन लेवल कितना है मेरा, ये सब मॉनिटरिंग करता रहता है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हिसाब से पूरा एक ग्राफ बना देगा कि यार मेरी हेल्थ किधर जा रही है। एड्स इन पर्सनलाइज, मान लो एकदम से वेट कम होता है तो हो सकता है इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो। एड्स इन पर्सनलाइज इन प्रिवेंटिव केयर, भाई जैसे बहुत बार ना पर्सनलाइज केयर की जरूरत पड़ती है वृद्ध जनों को और स्पेशल बीमारियों को, तो उसमें भी एआई बहुत मदद करता है। कोज ऑफ टीबी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एस्केमेटिक हार्ट डिजीजेज, इन्फेक्शन, ये सबका भी जल्दी से पता लगा देता है कौन, एआई, ठीक है साहब। सिलिकोसिस मैनेजमेंट में वही सेम चीज़ है। सिलिकोसिस क्या है, एक्सरे से डिटेक्ट होती है ना, तो एक्सरे को एआई में फीड कराओ, वो एक्यूरेट और फास्ट डायग्नोसिस कर देगा कि इसको सिलिकोसिस है। सिलिकोसिस कब होती है, राजस्थान में जैसे सैंड माइनिंग वगैरह है, किधर दौसा, धौलपुर,
इधर भरतपुर वाले एरिया में सैंड स्टोन्स होते हैं। राम मंदिर में अपने धौलपुर के स्टोन गए थे, आपको पता है। तो इसमें क्या करता है कि एआई किसी को भी सिलिकोसिस की बीमारी उसका एक्सरे करवा के फटाफट से डिटेक्ट कर लेगा और उसका टाइम पे इलाज शुरू हो जाएगा। सिलिकोसिस पॉलिसी आपको पता ही है, ठीक है। और सिलिकोसिस से टीबी, कैंसर, ब्रोंकाइटिस और ये सब चीज़ें हो जाती है। ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल, जो भी चार धाम यात्रा जा रहे हैं उनके स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग के लिए ये बनाया गया, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में, ठीक है साहब। ये इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ स्कोर ये इकोनॉमिक सर्वे में अच्छे से कवर किया हुआ है, तो अपन भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। ठीक है साहब। मेंटल हेल्थ स्कोर, पहली बात तो इसमें -100 से 200 तक का स्कोर है, ये याद रख लेना। मान लो 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि मेंटल हेल्थ स्कोर जो सेपियंस लैब सेंटर फॉर ह्यूमन ब्रेन एंड माइंड है, इसका स्कोर -100 से 200 तक है। अलग अलग कैटेगरी में 50-50 की रेंज में, कि -100 से -50 तक डिस्ट्रेस्ड है, फिर -50 से 0 तक स्ट्रगलिंग है, फिर 0 से 50 तक इंडोरिंग है, फिर 50 से 100 तक मैनेजिंग है, फिर 100 से 150 तक सक्सीडिंग है। और जिसका मेंटल हेल्थ जो क्वेश्चन है, जो स्कोर है, वो यदि 150 से ऊपर है तो थ्राइविंग है, वो बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6 कैटेगरी हो गई। हिंदी में मैं बोल देता हूँ, ठीक है। संकटग्रस्त है, फिर संघर्ष संघर्ष रहते हैं, सहनशील है, प्रबंधन कर रहा है, फिर सफल हो रहा है और प्रगति कर रहा है, थ्राइविंग हो रहा है बहुत, है ना। तो ये -100 से 200 तक है। अब ये किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है भाई आपका मेंटल स्कोर। तो देखो, जिनका मेंटल स्कोर 150 से ऊपर है ना, वो लोग पाए गए जिन्होंने जिनका हायर विजन है, कुछ उद्देश्य है जीवन में। आपने बहुत बार देखा होगा ना कि एक महिला है, उसको पद्मश्री मिला है क्योंकि वो साउथ के जंगलों में पेड़ उगा रही है। पूरी जिंदगी उन्होंने लाखों पेड़ उगा दिए। उनका मेंटल हेल्थ स्कोर बहुत हाई होगा। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में एक उद्देश्य था कि मुझे पेड़ लगाने। उनको कोई पैसे से मतलब नहीं था, कोई सामाजिक प्रतिष्ठा से मतलब नहीं था। वो चुपचाप, उनको तो गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके पीएम पद्मश्री दे दिया, ठीक है ना। लेकिन क्या नाम था अम्मा का यार, मैं नाम भूल गया उनका। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कैलाश सत्यार्थी जी हो सकते हैं कि पूरा जीवन अपना बच्चों के लिए जो बच्चों को रिहेबिलिटेशन के लिए लगा दिया, है ना। बहुत सारे लोग हैं इनका मेंटल हेल्थ, क्योंकि उनका उद्देश्य है जीवन में कुछ। एपीजे अब्दुल कलाम सर हो गए, बहुत सारे लोग हैं, अपने क्या नाम है, स्वामी विवेकानंद जी हो गए। तो अच्छा, फिर आप कहीं पे काम करते हो तो कार्य संस्कृति पे बहुत डिपेंड करता है। कल को आप एसडीएम बन जाते हो, आरपीएस बन जाते हो, तो वहां की कार्य संस्कृति आपके मेंटल हेल्थ को बहुत इंपैक्ट करेगी। यदि कार्यभार आपका कम है या मैनेजेबल है, प्रबंधक की जो या सहकर्मी है, जो आपका मैनेजर है, जो या फिर जो आपके कलीग है, वो उनके साथ संबंध आपका अच्छा है, कार्य पर आपका नियंत्रण है, आप कंट्रोल कर सकते हो, उद्देश्य की भावना है, आप किसी कार्य को किसी विजन से, किसी मिशन से कर रहे हो, तो आपका मेंटल स्कोर 120 से ऊपर पहुंच सकता है, ठीक है। ठीक है साहब। यदि जीवन शैली का क्या नेगेटिव इंपैक्ट, यदि आप जंक फूड खाते हो, प्रसंस्कृत जो अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य खाना खाते हो, व्यायाम कम करते हो, है ना, एक्सरसाइज हो, इसीलिए तो हम हर पीपीटी के लास्ट में बोलते हैं ना कि भाई अच्छा अच्छा खाते रहो, बाहर का खाना कम ही खाओ, एक्सरसाइज करते रहो, अत्यधिक सोशल मीडिया का आप प्रयोग करते हो, पारिवारिक संबंध यदि आपके कमजोर है, तो फिर आपका मेंटल स्कोर घटता जाएगा, आप डिस्ट्रेस लेवल की तरफ जाते जाओगे। DSE ठीक है। डिस्ट्रेस, स्ट्रगलिंग, एंड्योरिंग, मैनेजिंग, सक्सीडिंग एंड थ्राइविंग, ठीक है साहब। पॉजिटिव फैक्टर्स लाइफस्टाइल के, भाई संतुलित है, पौष्टिक आहार लो, नियमित शारीरिक एक्टिविटी करो, पारिवारिक संबंध मजबूत करो, वास्तविक दुनिया में समय बिताओ, सोशल मीडिया पे कम बिताओ, ठीक है। मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता, यदि एमएच की स्कोर -100 से -50 के बीच में, तो आप महीने में 15 दिन क्या करोगे, वेस्ट करोगे यार, डिस्ट्रेस रहोगे, स्ट्रेस में रहोगे, तो कहीं से आपकी प्रोडक्टिविटी आएगी। खराब कार्य संस्कृति के कारण प्रत्येक महीने में 2-3 दिन अतिरिक्त हानि हो जाती है। आपके वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, टॉक्सिक वर्क कल्चर है, तो 2-3 दिन खराब हो जाएंगे आपके। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार वर्ष भर में वैश्विक स्तर पर 12 अरब कार्य दिवस अवसाद और चिंता विकारों के कारण नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। 12 अरब मतलब हर महीने, यदि एक साल का 12 अरब देखिए, हर महीने 1 अरब कार्य दिवस। अब देखो ये मैंने महीने में क्यों बांटा, क्योंकि जितना माइंड को आप प्रोसेस करोगे ना, उतना ही डेटा याद रहता है कि यार 12 में 12 का भाग दिया था, क्योंकि 12 महीने में 12 अरब हो रहे थे, तो एक हर महीने 1 अरब कार्य दिवस, है ना। 1 अरब कार्य दिवस, 1 बिलियन जो वर्क डेज है वो लॉस्ट हो जाते हैं, किसके कारण, चिंता और विकारों के कारण, अवसाद के कारण। युवा वर्ग में मानसिक स्वास्थ्य, भाई इंटरनेट, सोशल मीडिया, ये आपको पता है ये सब चीज़ें, है ना। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम आयु वर्गों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग पे प्रतिबंध लगा दिया। सरकारी उपाय क्या है भाई, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति लाई गई। मानसिक स्वास्थ्य एवं देखभाल अधिनियम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लाया गया। भारत में 47 मानसिक स्वास्थ्य संस्थान परिचालित है, ठीक है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में प्राथमिक द्वितीय और तृतीयक स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया गया। टेली मानस ऐप है जो पुणे द्वारा संचालित है।
है ना, सशस्त्र बल चिकित्सा महाविद्यालय पुणे में होता है। टेलीमानस ऐप में 2024 में लॉन्च किया गया, मोबाइल आधारित मानसिक स्वास्थ्य, ये सब, ये इसमें कुछ पढ़ाने का है नहीं आपके लिए, ठीक है। जो काम की जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ, ठीक है। स्वास्थ्य पर जीवन शैली के विकल्पों का प्रभाव, WHO के हिसाब से वैश्विक स्तर पर 74% जो मौतें होती है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होती है। 74% डेथ्स आर ड्यू टू द NCDs, नॉन कम्युनिकेबल, और ये बढ़ता जा रहा है। पहले जो मौतें होती थी 2000 से पहले या फिर 90 के दशक में, है ना, इसमें 19वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी में, ये कम्युनिकेबल डिजीजेज ज़्यादा होती थी। पोलियो हो गया, TB हो गया, हैजा हो गया, इसके अलावा ये कोरोना जैसी आती थी, प्लेग हो गया, इसके कारण मौतें ज़्यादा होती थी। लेकिन अभी वो सब कम हो गई है क्योंकि हाइजीन वगैरह मेंटेन करने लगे, वैक्सीन वगैरह डेवलप हो गई। अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के कारण मौतें ज़्यादा हो रही है। पेल पेल के खाते हैं, भर के बर्गर पिज्ज़ा, एक्सरसाइज नहीं करते तो फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है। शुगर बहुत ज़्यादा खा रहे, नमक बहुत ज़्यादा खा रहे, तेल बहुत ज़्यादा खा रहे और मिलावटी खाना खा रहे हैं तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होगी। भारत में लगभग 60% मृत्यु जो NCDs के कारण होती है। विश्व में 74%, हालांकि भारत थोड़ा सा कम है, बचा हुआ है क्योंकि अभी भी लाइफ स्टाइल थोड़ी सी अपनी हेल्दी रहती है। घर के मसाले कूट के खाते हैं, घर का आटा होता है, ठीक है। प्रमुख गैर संचारी रोग, मेजर NCDs, हृदय संबंधी रोग, CVDs, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज, कैंसर हो गया, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गई, ये सब क्या है, प्रमुख गैर संचारी रोग है। प्रमुख कारण क्या क्या होते हैं इनके भाई, अस्वस्थ आहार हो गया, शारीरिक गतिविधि कमी हो गई, तंबाकू का सेवन हो गया, शराब का सेवन हो गया, बॉडी में कुछ भी डालोगे तो फिर कुछ भी निकलेगा। सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या है, पॉपुलेशन बेस्ड स्क्रीनिंग इनिशिएटिव। अब इसमें भी वही डेटा है कि 40 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी। भाई यार मेरे आसपास तो कोई नहीं है जिसकी स्क्रीनिंग मधुमेह के, हाइपरटेंशन या कॉमन कैंसर की स्क्रीनिंग होगी। 40 करोड़ लोग बहुत होते हैं यार, ठीक है। तो ये हो चुकी भाई गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से। NPNCD प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रोग्राम, इसमें कैंसर सेंटर बनाए गए, कार्डियक केयर सेंटर बनाए गए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्लिनिक्स का सुदृढ़ीकरण किया गया, ठीक है। ये इंग्लिश में भी आप पढ़ लेना, इसमें कोई बड़ी वाली बात है नहीं। प्रमोटिंग हेल्थ अल्टरनेटिव थ्रू सब्सिडीज, कहाँ थे अपन, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये रहा NCDs, कैंसर सेंटर्स, कार्डियक यूनिट्स, NCD क्लिनिक्स एक्सेट्रा, ठीक है साहब। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, देखो, एक होते हैं, अपन बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, एक होता है कि नॉन प्रोसेस्ड फूड, ठीक है साहब, एक होता है सेमी प्रोसेस्ड फूड, फिर आते हैं प्रोसेस्ड फूड, और फिर होता है अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड। जैसे नॉन प्रोसेस्ड फूड कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं। कुछ फूड्स को आप यदि नॉन प्रोसेस करके खाओगे तो वो नुकसान पहुंचाएंगे, है ना। जैसे कच्चा तेल हो गया, कच्चा तेल को पी जाओगे तो नुकसान पहुंचाएगा, उसको थोड़ा तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, गर्म वगैरह करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स जितना कम प्रोसेस हो उतना ही अच्छा है, सीधा पेड़ से तोड़ के खाओ आप, अच्छा है, ठीक है। तो फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, वेजिटेबल्स को भी हालांकि प्रोसेस करना होता है, उनको बॉईल करना होता है, वो सब करना होता है, तो सेमी प्रोसेस फूड में हो गए बॉइल्ड वेजिटेबल वगैरह। अल्ट्रा प्रोसेस फूड क्या होते हैं, पक्के, मतलब बिल्कुल उनको सीधा खा सकते हो आप, ऐसे फूड जिनमें वसा की, शुगर की, शक्कर की, सोल्ट की, मतलब नमक की, इनकी जो मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हाई इन शुगर, सोल्ट, अनहेल्दी फैट्स एंड लो इन न्यूट्रिशन इन फाइबर। जैसे मैदा से बने होते हैं तो फाइबर वैसे ही निकल जाता है, जो गेहूं का आपने वो देखो खोल उतर जाता है मैदा बनाते टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। मेड फ्रॉम व्हीट, सोय एंड एडिटिव्स, एमल्सिफायर, प्रिजर्वेटिव, ये सब होते हैं इनमें। आप किसी भी पैकेट के पीछे, कहीं नहीं है कि इधर पैकेट नहीं है, ठीक है, पैकेट के पीछे आपको होगा ये प्रिजर्वेटिव है, एडिटिव है, ये कलर्स है ना, ये पाम ऑयल है, ये रिफाइंड ऑयल है, इसमें रिफाइंड है, ये सब है, इसमें इतना % सोल्ट है, इतना शुगर है ना, सेचुरेटेड फैट इतने है, मूफा इतना है, पूफा इतना है। मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये सब आपके उसके उसमें पड़े होंगे, पैकेट के पीछे होंगे। जितने भी आप चिप्स वगैरह खाते हो, चिप्स अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आ गया, बर्गर अल्ट्रा प्रोसेस्ड में आ गया, पिज्जा अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में आ गया, बाहर की जितनी भी चीज़ें आप लेते हो, नमकीन वगैरह अल्ट्रा प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। तो इनको रेगुलेट करने के लिए क्या क्या किया गया, एक तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। इसके अंदर क्या होता है कि भाई हर पैकेट के पीछे सारी चीज़ें अच्छे से लिखी होनी चाहिए कि भाई ये हानिकारक है और इसमें इतना % नमक है, इतना % शुगर है, ठीक है साहब। स्कूल चिल्ड्रन रेगुलेशन एक्ट आया कि भाई स्कूल के आसपास आप प्रमोट नहीं करोगे, 50 मीटर की पेरीफेरी में ऐसी कोई दुकान नहीं खोलोगे। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड अवेयरनेस इन स्कूल करिकुलम, वहाँ के सिलेबस में ही डाल दो, साइंस के सिलेबस में, सोशल SST के सिलेबस में डाल दो कि अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। जब बच्चा क्लास में पढ़ेगा तो अवॉइड भी करेगा। एडवर्टाइज एंड क्लेम रेगुलेशन 2018, ठीक है। ईट मतलब ऐसा है कि आप फॉल्स एडवर्टाइजमेंट करते हो, जैसे बहुत बार लिखा होता है ना कि केशू बिस्किट्स, और फिर उसके पीछे लिखोगे तो लिखेगा केशू का तो बस फ्लेवर है, 2% काजू है बस,
है ना। तो ये क्या फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है, तो उसके खिलाफ आप क्लेम उठा सकते हो। बहुत बार आपने देखा होगा कि नारियल तेल है और फिर पढ़ो तो भाई 70% तो इसमें मिनरल ऑयल है, इसमें 20% ही नारियल तेल है, तो फिर काहे का नारियल तेल हो गया वो। तो इस तरीके बादाम ऑयल है, वो आता है ना एक बादाम ऑयल आता है डाबर का, बादाम और सरसों का मिक्स होता है, उसमें देखना पीछे करके 70% मिनरल ऑयल है उसमें, बादाम तो सिर्फ 5-7% ही है उसमें। तो ये सब क्या है, ये ये सॉरी ये क्या है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है ये, तो इसके खिलाफ आप रेगुलेशन लेते। ईट राइट इंडिया हो गया, फिट इंडिया मूवमेंट हो गया, है ना। बैन कर दो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड को स्कूल्स वगैरह में, इनमें हेल्दी अल्टरनेटिव प्रमोट करो, सब्सिडी जो हेल्दी चीज़ें उनको सब्सिडाइज करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने बाजरे की बिस्किट बना रहा हूँ, ठीक है। अब बाजरे की जो बिस्किट बनाने में खर्चा वगैरह ज़्यादा होता है, क्योंकि जो पाम ऑयल होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, ये तो सस्ता होता है। अब मैं घी में तल के बाजरे के बिस्किट बना रहा हूँ, जो कि बहुत हेल्दी है, बढ़िया चीज़ है, ठीक है। लेकिन ये महंगे होंगे भाई साहब। जहां ये पैकेट 50 रुपए का आ रहा है, वहां पे पार्ले जी का पैकेट 15 रुपए का आ रहा है, तो फिर क्यों देंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पर सब्सिडी दे दी, कितने रुपए की, 35 रुपए की सब्सिडी दे दी मुझे, तो मैं बाजार में इसको 15 रुपए में बेच सकता हूं। अब इन दोनों में कंपटीशन हो गया, अब ये बिकेगा। तो इस तरीके से सब्सिडाइज कर सकती है गवर्नमेंट, है ना। आप टैक्स लगा सकते हो इस पे, या तो इसको सब्सिडाइज कर दो, या फिर इस पे टैक्स लगा दो पार्ले जी के पैकेट पे, कि भाई साहब 35 रुपए टैक्स लगा दिया। अब पार्ले जी मतलब किसी और कोई और पार्ले जी तो फिर भी चलो ठीक है, और कोई गंदी चीज़ है बर्गर है, उस पर टैक्स लगा के उसको 60 रुपए का कर दो। अब आदमी क्या इसको खरीदेगा, यार ये सस्ता भी है और अच्छा भी है, ठीक है। जैसे मेक्सिको में जंक फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है, डर के आगे जीत है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ये सब, तो इन पे टैक्स लगा देते हैं हेवी, ताकि महंगी हो तो कंज्यूमर्स इसको कम कंज्यूम करे, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा शुगर होती है, बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होती है, ठीक है। डेनमार्क टैक्स ऑन द सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। सैचुरेटेड फैट्स हृदय के लिए खराब होती है, क्यों होती है ये भी मैंने आपको पिछली बार जब मैंने साइंस पढ़ाया था, पिछले साल तब बताया था, क्योंकि ये सेचुरेट हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये मैं बता दूंगा फिर बाद में, ना। तो ये जो सेचुरेटेड फैट भी दो टाइप की होती है, चलो ठीक है, अभी साइंस में नहीं घुसते हैं। अब फिर लंबा चला जाएगा, डबल बॉन्ड से क्या होता है, और अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड, फिर वो बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर डालडा कैसे बनता है पाम ऑयल से, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो उसको अपन अवॉइड ही करते हैं अभी। चले आगे, टाइम 1 घंटा हो गया क्या। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, अपन ने अर्बन पढ़ ली थी, अर्बन के 4 कंपोनेंट अपन ने पढ़ लिए थे, ठीक है। तो ग्रामीण में अभी तक 2,69,00,000 जो हाउस है कंप्लीट हो गए, 2029 तक और 2 करोड़ करने अपने को। हाउसिंग फॉर ऑल SDG 11.1 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 गोल है, क्या है, हाउसिंग फॉर ऑल। मॉनिटरिंग थ्रू DBT, जियो टैगिंग, आवास सॉफ्ट, आवास ऐप, ये सब क्या है भाई। DBT की उनके जो बेनिफिशियरी है उसको 1,20,000 रुपये मिल गए नहीं मिले, तो DBT के द्वारा हो गया, उसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जियो टैगिंग कर रहे हैं कि घर बन रहा है उसको कि कहाँ पे बना है, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड। आवास सॉफ्टवेयर से आप वो कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। आवास ऐप है, KYC करवा दी उनकी। 74% ऑफ द हाउस आर सोलली एंड जॉइंटली ओन्ड बाय विमेन, क्योंकि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो छूट वगैरह मिलती है, सब्सिडी वगैरह मिलती है, वो विमेन एक हेड होनी चाहिए घर की। कितने स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट 192 करोड़ परसेंटेज हो गए, अनस्किल्ड 250 करोड़ परसेंटेज। स्किल्ड मतलब जैसे कारीगर वगैरह होते हैं वो, है ना। अनस्किल्ड मतलब जो लेबरर होते हैं वो, तो ये इतने सारे इनको रोजगार के दिन मिले हैं। स्पेशल कोटाज जो डिफरेंटली एबल से उनके 5% उनको कोटा दिया गया है कि भाई मान लो 100 घर बनाए जा रहे हैं टोटल, तो उनमें से 5 घर इनके बनाए जाएंगे। 60% जो SC ST है उन पे के बनाए जाएंगे 60 घर, और 5% वो जो नेचुरल डिजास्टर से, जैसे मान लो अर्थक्वेक से है, या फिर उड़ीसा में तट पे कोई सुनामी वगैरह आ गया वहाँ पे है, तो उनके लिए घर बनाए जाएंगे, ठीक है। पहल ए रिपोजिटरी ऑफ डिजाइन ऑफ हाउसिंग टाइपोलॉजी। पहल क्या है भाई, अलग अलग घरों की डिजाइन से एक लगभग 350 पेज का डॉक्यूमेंट है, वो तो मैं अभी तो यहाँ पे नहीं दिखा पाऊंगा आपको। मैं क्या है जब लेक्चर प्रिपेयर करता हूँ तो मैं खुद जाके देखता हूँ ये चीज़ें, तो मुझे अच्छा लगता है और नॉलेज भी थोड़ी गेन होती है। तो एक 350-400 पेज का डॉक्यूमेंट है, उसमें अलग अलग क्षेत्र के, अलग अलग राज्य के, जैसे भाई अरुणाचल प्रदेश में ऐसे घर होने चाहिए, डिपोजिटरी बना रखी है, ताकि कारीगर वगैरह है वहां से नक्शे उठा के सके सीधे। और ये बड़े बड़े जो आर्किटेक्चर, क्योंकि गवर्नमेंट तो अफोर्ड कर सकती है आर्किटेक्चर वगैरह और इंजीनियर वगैरह, तो वहाँ की जो टाइपोलॉजी है, वहाँ की जो फिजियोलॉजी है, वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, उसके आधार पे अलग अलग डिजाइन बनाई गई है घरों की, कि आप ऐसा घर बनाओ, है ना। तो कारीगर वहाँ आता है, उसको डाउनलोड करता है, वैसा घर बना देता है, ताकि वो लंबे चले वो घर, है ना, और जो उनमें रह रहे हैं वो लोग भी अच्छे से रह पाए। तो डिफरेंट रीजन एंड स्टेट हैव बीन डेवलप्ड मेड अवेलेबल टू द बेनिफिशियरी। डिजास्टर रेजिलेंट, कि भाई जहाँ पे अर्थक्वेक आता है ज़्यादा, तो वहाँ पे ऐसे घर सजेस्ट किए जाएंगे जिनसे नुकसान नहीं हो गिरने से, है ना। मान लो कहीं पे बर्फ गिरती है तो वहाँ की स्लेंट जो स्लोप होगी,
द यूज ऑफ इको फ्रेंडली लोकल मटेरियल, जैसे नॉर्थ ईस्ट में बांस वगैरह का आप ज़्यादा यूज करो, है ना, कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी वगैरह, इससे पहले स्कीमें होती है। ठीक है, तो पहली स्कीम किससे रिलेटेड है? प्रधानमंत्री आवास योजना से रिलेटेड है। रीजन के हिसाब से, टाइपोलॉजी के हिसाब से, फिजियोलॉजी के हिसाब से, जोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अलग अलग टाइप की डिजाइंस मेसन्स को प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, रूरल मेसन्स ट्रेनिंग प्रोग्राम इन पार्टनरशिप विद द नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये एक संस्था है। ये क्या करती है, जो गांव के जो कारीगर है उनको ट्रेनिंग देती है। ऐसा नहीं कि वो घर बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, ऐसा वैसा घर बना रहे हैं। ठीक है, कन्वर्जेंस विद मनरेगा, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, जल जीवन मिशन, सूर्यघर। ठीक है, तो ये भी ठीक है, कन्वर्जेंस होता है इनका। इनके बीच में कन्वर्जेंस होना जरूरी है कि भाई नरेगा में सिर्फ ऐसा खाड़ी खोदने का ही काम नहीं है। नरेगा के जो वर्कर्स है उन्होंने पंचायत घर बना दिया पूरा। ठीक है, और उसको प्रधानमंत्री आवास योजना से लिंक कर सकते हैं अपन। जल जीवन मिशन में जो हम क्या नाम है, रिज्यूमिनेट कर रहे हैं वाटर बॉडीज को, है ना, उनके लिए गड्ढा खोद दिया मनरेगा में, तो है ना, या फिर जल जीवन मिशन में हम पाइपलाइन खोद रहे हैं तो नरेगा के वर्कर्स को पाइपलाइन को खोदने में लगा दिया। तो इस तरीके से कन्वर्जेंस होता है। ठीक है, जल जीवन मिशन में डेटा 12 करोड़ हाउस होल्ड को टैप वाटर दे दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण लगभग 12 करोड़ टॉयलेट्स आप कंस्ट्रक्ट कर दिए। जो मिशन अमृत सरोवर है उसमें 68,000 अमृत सरोवर, लगभग 70,000 अमृत सरोवर पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, ठीक है साहब। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM, 2011 में शुरुआत हुई थी। इसके 4 पिलर है, ये पिलर्स वगैरह याद कर लेना आप। सोशल मोबिलाइजेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सस्टेनेबल लाइवलीहुड और सोशल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट। हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ। सामाजिक एकजुटता, सामाजिक एकजुटता कैसे कैसे, स्वयं सहायता समूह को की मदद से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है ना। जो संगठन से, विलेज ऑर्गेनाइजेशन से, उनके थ्रू उनको स्किल दी जा रही है। वित्तीय समावेशन, बैंक लिंकेज के माध्यम से इन जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से इनका बैंक से लिंक कर दिया गया ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सके। सतत आजीविका, अब इनको क्या किया है, स्किल डेवलप करके इनको आजीविका भी प्रदान की गई है। कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित रोजगार दिए गए, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज में इनको लगा दिया। सामाजिक समावेशन एवं विकास करना है, कन्वर्जेंस करना है के माध्यम से अधिकारों का एंटरटेनमेंट। अब जैसे इसमें उनको भाई राशन प्रोवाइड करवा रहे हैं, और भी जितने भी उनके अधिकार है वो भी उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। किसमें? दीनदयाल अंत्योदय योजना ग्रामीण आजीविका मिशन में। ठीक है साहब। सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, CRPs, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स, अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं कम्युनिटी में। जैसे फॉर एग्जांपल पशु भी एक रिसोर्स है, कृषि भी एक रिसोर्स है, बैंक एक रिसोर्स है। इनके लिए क्या हुआ, सखियां बना दी गई। ये सखियां क्या काम करती है, जैसे बैंक सखी क्या करेगी, वो अवेयरनेस फैलाएगी लोगों को कि भाई आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलो, प्रधानमंत्री जनधन योजना में अकाउंट खोलो आप। पशु सखी क्या करेगी, वो लोगों को जागरूक करेगी पशुओं की जितनी बीमारियां उनके प्रति, पशुओं के टीका लगाने के लिए जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उनके लिए जागरूक करेगी। ये सब पशु सखियां और ये सब सामुदायिक संसाधन व्यक्ति, क्योंकि ये कब करेगी, जब उनको स्किल दिया जाएगा। और स्किल किसके अंदर दिया जाएगा, ये डे NRLM के अंदर, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ठीक है, नरेगा है, आपको इतनी सारी चीजें पता है, थोड़ी बहुत डेटा आपको पता नहीं चाहिए, 2005 में हुई। अब ये आपने डिटेल में स्टैटिक में आप पढ़ लेना। प्रौद्योगिकी का उपयोग 99.98% जो भुगतान है वो DBT से होता है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली के द्वारा। ठीक है, जियो टैगिंग होती है, कहाँ कहाँ गड्ढे खुदे, सबकी जियो टैगिंग हो जाती है, ताकि पहले ऐसा होता था कि भाई बहुत फर्जीवाड़ा होता था कि भाई तालाब खोद दिया, फिर बाद में अखबारों में या फिर इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे कि कहाँ है तालाब, की वो तो भाई मिट्टी में दब गया तालाब, तो आंधी वांधी बहुत आई थी। तो अब जियो टैगिंग होती है कि यहाँ पे तालाब था और इसकी ये जो इमेजेज हैं सैटेलाइट द्वारा ले ली गई है। ठीक है, तो नरेगा का अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण या एक वो किया गया, वो कन्वर्जेंस किया गया, जैसे सेरिकल्चर प्लांटेशन में, क्योंकि ये जो नरेगा की जो वर्कर्स है इनको लगा दिया गया प्लांटेशन को, है ना। पंचायती राज मंत्रालय में नरेगा के जो वर्कर्स है वो गड्ढे ही नहीं खोदेंगे, वो पंचायत भवन का निर्माण भी कर रहे हैं वहाँ पे आके, उनको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं। आयुष मंत्रालय में औषधीय पौधे लगा रहे हैं वो। कृषि मंत्रालय में बागवानी हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं वो। वाणिज्य मंत्रालय में जो साउथ और जो नॉर्थ ईस्ट के जो है वहाँ पे रबड़ का वृक्षारोपण कर रहे हैं। ठीक है, सड़कें बना रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। ठीक है साहब। एक किला इंस्टीट्यूट है, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या करता है कि जो लोकल जो पंचायत एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उनको एम्पावर करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, है ना, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, ये सब के लिए, है ना। जैसे वहाँ पे क्या कर दिया, वहाँ पे जैसे सोलर पैनल्स वगैरह लगा दिए। तो किला कहाँ है, केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। किससे रिलेटेड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में स्थानीय योजना को एकीकृत करने के लिए। ठीक है साहब। शैक्षणिक संकेतांक, ड्रॉप आउट रेट क्या होती है, अब ये यार इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हो। ठीक है, स्थायी रिटेंशन रेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये इसलिए दिया था क्योंकि जैसे मातृ मृत्यु दर पूछ ली थी, तो आपके ये इंपॉर्टेंट है, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो इंपॉर्टेंट है ना,
कि इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो क्या क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी लेवल पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट ए पर्टिकुलर लेवल अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। एक मिनट रुको, खाली जगह चाहिए मुझे, खाली जगह चाहिए। पहले मैं वैसे समझा देता हूँ, फिर फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे अपन। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो होते हैं कि किसी भी लेवल पे, मान लो 10वीं से 12वीं का एक हायर एजुकेशन लेवल, हायर सेकेंडरी लेवल हो गया, यहाँ पे कितने बच्चे हैं टोटल अपॉन इस एज ग्रुप में कितने बच्चे हैं। जैसे 10 से 12 के बच्चे किस एज ग्रुप में होंगे, 15 से 17 साल के होंगे, ठीक है। तो 15 से 17 साल के वो बच्चे जो 10वीं 12वीं क्लास में, मान लो ऐसे 70 बच्चे हैं, ठीक है। और पूरे भारत में कितने बच्चे 15 से 17 साल की उम्र के हैं, ये 100 बच्चे हैं, तो 70% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो हो गया। ऐसे होता है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो। यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं आती, उस एज ब्रैकेट में कितने टोटल बच्चे हैं, कितनी पॉपुलेशन है उस एज ब्रैकेट में जो स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, है ना। तो 15 से 17 साल के नीचे हो गए, और ये 70 कितने हो गए जो 10वीं से 12वीं पढ़ते थे, क्योंकि इसका जो एज ब्रैकेट है वो 15 से 17 है। तो फॉर्मूला आप एग्जाम में से लिख के आ सकते हो कि number of students in a particular age group upon total number total population in that age group। ये तो स्टूडेंट्स हो गए, ये टोटल पॉपुलेशन हो गई उस पर्टिकुलर एज ग्रुप में, ठीक है साहब। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो भी हो गए। अब टाइम अपना हो तो गया, क्योंकि अभिषेक सर की क्लास है एक्चुअली अभी इंग्लिश की, रिपा स्टूडेंट्स के लिए, तो करवा दूं क्या? अभी मेरे पास 10 मिनट है, 10 मिनट करवा देता हूँ मैं। एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट पे आ जाते हैं भाई। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है भाई? डेमोग्राफिक डिविडेंड होता है कि वर्किंग एज पॉपुलेशन का कितना पोटेंशियल है। वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी होती है? 15 से लेकर 59 साल। भाई 15 साल से छोटा बच्चा तो वैसे भी काम नहीं कर सकता, 59 साल के ऊपर वैसे भी रिटायरमेंट की उम्र आ जाती है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो हो रही है इस वर्किंग एज पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण, उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। हिंदी में यदि मैं बात करूं तो जनसांख्यिकी लाभांश, ऐसा लाभांश जो जनसंख्या पे डिपेंड कर रहा है, जो जनसंख्या लाभांश से उस आर्थिक विकास की संभाव्यता से जो उत्पन्न होती है जब किसी देश की कार्यशील आयु वर्ग की जनसंख्या निर्भरशील आयु वर्ग से ज्यादा होती है। भाई निर्भरशील कौन है? 14 वर्ष से 60 वर्ष तक, ये तो निर्भर ही है बाकी लोगों पे। तो जब ये कम होते हैं और जब कार्यशील जो जनसंख्या वो ज्यादा होती है, तो फिर जनसंख्या की लाभांश मिलता है अपने को। भारत की जो मीडियन है जो 28 वर्ष है, अपने काफी यंग नेशन है, ठीक है। 35 वर्ष से कम उम्र के 65% जनसंख्या है, ठीक है। डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है? डिपेंडेंसी रेशियो का फॉर्मूला, क्योंकि ये देखो पूछ लेते हैं, मातृ उधर पूछ लिया था पिछली बार, ये सब डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है। तो डिपेंडेंट कौन है भाई? ये पॉपुलेशन 0 से 14 और 60 से ऊपर की पॉपुलेशन अपॉन जो पॉपुलेशन जो काम कर रही है, टोटल पॉपुलेशन नहीं, जो काम कर सकती है ना, जो कार्यशील जो आयु वर्ग है 15 से लेकर 59 तक। तो डिपेंडेंसी रेशियो का ध्यान रखना। यहाँ पे जो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट कौन है? 0 से 14 प्लस जो पॉपुलेशन 60 से ऊपर है, 60 प्लस, ठीक है। और नीचे कौन होगी? वो पॉपुलेशन जो काम कर रही है 15 से लेकर 59 तक की। ये हो गया साहब, ठीक है साहब। रोजगार की प्रवृत्तियां, बेरोजगारी दर 6% से घट के 3.2% हो गई, जो कि अच्छी बात है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट का ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का। फीमेल लेबर फोर्स या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है लेबर फोर्स अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन, वर्किंग एज पॉपुलेशन ध्यान रखना, ठीक है। तो लेबर फोर्स कौन कौन सी होती है? जो लोग काम कर रहे हैं प्लस जो काम करना चाहते हैं लेकिन अनएम्प्लॉयड है, ये लेबर फोर्स हो गई टोटल, ठीक है। अपॉन वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 15 से लेकर 59 तक की है, ठीक है। ये लेबर फोर्स, ये सब स्टैटिक में कवर हो रखा है अच्छे से। अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? अनएम्प्लॉयड पीपल, देखो ये मैं बता देता हूं आपको। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, देखो ये रहा अनएम्प्लॉय, ये फॉर्मूला गलत है, यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन नहीं आएगी, यहाँ पे वर्किंग एज पॉपुलेशन आएगी 15 से 59, ठीक है। अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स, यहाँ पे भी टोटल पॉपुलेशन नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो तो सीधे सीधे हो जाएगी वर्कर और पॉपुलेशन, ये क्या है प्री में भी आया हुआ है अपने आरएस प्री में भी, है ना, इस साल। तो ये मेंस में पूछा जा सकता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? जो 15 से लेकर 59 की है, ये पूरी लेबर फोर्स है अपनी। अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन लेबर फोर्स, इसमें क्या होगा? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में लेबर फोर्स टोटल, तो लेबर फोर्स वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग अपॉन वर्किंग एज 15 से 59 तक की, ठीक है। ये याद कर लेना आप। एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड
ये हो गया 6% थी, बहुत ज़्यादा थी, अभी 3.2% है, अच्छी बात है। स्टडी इंप्रूवमेंट हो रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा है, 58% सेल्फ एम्प्लॉयड है। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होते हैं? खुद डॉक्टर अपना क्लिनिक चला रहा है, सी अपना वो करा रहा है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, जैसे कोई ठेला चला रहा है, वो सब सेल्फ एम्प्लॉयड है। रेगुलर सैलरीड एंड कैजुअल लेबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर रिमेन द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, 46% आपको पता ही है। रोजगार का मैंने आपको बता ही दिया था, ये 46% है, ये लगभग 30% है, ये 24% है। सर्विस, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर सब पढ़ा दिया था मैंने आपको, ठीक है। इनिशिएटिव क्या क्या है एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के? मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सब आपने स्टार्टिंग पढ़ा हुआ है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों राइज कर रही है भाई? भाई 23% थी 2017-18 में, बढ़ के कितने हो गई? 42% हो गई, लगभग 41.7%। चाइना में 60% है ये, ठीक है। तो ये बड़ी क्यों है? क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की आई है, डेटा को अच्छे से कैप्चर किया गया है। पहले महिलाओं के डेटा ही कैप्चर नहीं होते थे, गवर्नमेंट स्कीम आई है, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सारी स्कीम्स हो गई। इस प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जन शिक्षण संस्थान हो गए जिसमें 82% महिलाएं ही हैं, ठीक है। ये जो अनपढ़ महिलाएं होती है, फिर थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिला होती है, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है जन शिक्षण संस्थान में। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम हो गई। उसके अलावा कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर भी है कि जो लोअर मिडिल क्लास की जो लोग होते हैं, जो परिवार होते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी महिलाएं काम करें, पैसा सब कुछ है, ठीक है। बेटर पार्टिसिपेशन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो खादी उद्योग है, जो ये हैंडलूम सेक्टर है, इसमें महिलाओं की ज़्यादा भागीदारी है और ये बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि क्या नाम है, गवर्नमेंट है बहुत सारी स्कीम्स लाती है। वी हब है तेलंगाना में, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप हब है, पाइनियरिंग एग्जाम्पल दैट सपोर्ट विमेन लेड स्टार्टअप्स एंड इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा उनको एम्प्लॉयमेंट दे रहा है कौन? वी हब। कहाँ का? तेलंगाना का है। यार इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, क्या क्या इंप्रूव करना है आप। अच्छा, महिलाओं के पार्टिसिपेशन बढ़े इसके लिए, क्योंकि उनकी क्या क्या दिक्कत है? उनकी भाई सेफ्टी की दिक्कत है, तो विशाखा गाइडलाइन आ गई, ठीक है। उसके अलावा उनके ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की हो गई, नाइट शिफ्ट वगैरह की हो गई। बच्चे होते हैं तो उनके क्रेश फैसिलिटी होनी चाहिए, डे केयर फैसिलिटी होनी चाहिए कि उनके बच्चे वहीं पे क्लासें लगवा दी उनके छोटे बच्चों की, 5वीं तक के बच्चों की, तो डे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। जेंडर इंक्लूसिव स्किलिंग होनी चाहिए, जॉब रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए कि भाई महिलाएं रात को काम नहीं कर सकती या फिर ये काम सिर्फ पुरुष ही कर सकता है। मेंटरशिप, मार्केट एक्सेस, टेक ट्रेनिंग, ये सब दो तो महिलाएं और ज़्यादा भागीदारी निभाएगी, ठीक है। ई श्रम पोर्टल किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने लॉन्च किया 2021 में। हर लेबर को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के आदमी को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दे दिया जाता है, ताकि भाई अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन होते हैं? ठेले वाले होते हैं, इनको कोई नहीं पूछता बेचारों को, तो इनको एक अकाउंट नंबर मिल गया, मतलब इनकी पहचान हो गई। अब ये बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठा सकते हैं, ये ईपीएफओ में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, पेंशन अपने खुद बांध सकते हैं, ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना हो गई, आवास योजना, नरेगा, इन सब में जो पीएम स्वनिधि स्कीम थी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए, इन सब के ये फायदा उठा सकते हैं। 30.5 करोड़ लोग, लगभग 30 करोड़ लोग रजिस्टर हो चुके हैं इसमें, नेशनल डेटा बेस बनाने अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स का, ठीक है। लेबर रिफॉर्म्स में क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, ये कर लेता हूँ मैं, ठीक है। क्या क्या प्रॉब्लम्स है? रिजिड लॉज हर्ट एसएमईज, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज है, इनको बहुत ज़्यादा रिजिड लॉज होते हैं, वो हर्ट करते हैं, इनको परेशान करते हैं। एक्सपेंशन में फिर इनको दिक्कत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो फैक्ट्रीज एक्ट है, उसमें ऐसा हुआ है कि भाई 100 एम्प्लॉयज से ज़्यादा यदि आपके पास हो गए ना, तो फिर आपको रिट्रेंचमेंट या फिर जो फायर करोगे ना, उसमें आपको गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसे आप किसी को निकाल नहीं सकते, ठीक है, बहुत सारे लोगों को। अब इसको बढ़ा के 300 कर दिया गया है बहुत सारी स्टेट्स में, कि अब 300 तक। अब फिर लोग क्या करते थे कि यार हायर ही नहीं करते थे, 100 पे अटक जाते थे कि यार सोचे जीते 101 पे आ जाऊंगा तो मेरे ऊपर बहुत सारे रेगुलेशन लग जाएंगे, ये करो वो करो, ये डॉक्यूमेंट सबमिट करो, इनके एपीएफओ का वो करो, आप ऐसे फायर नहीं कर सकते, तो फिर लोग एक्सपेंड ही नहीं करते थे। तो अब इसको बढ़ा के 300 कर दिया गया बहुत सारी स्टेट में, राजस्थान में भी कर दिया गया है, ठीक है। तो द थ्रेशोल्ड फॉर रिट्रेंचमेंट वाज इंक्रीज फ्रॉम 100 to 300 फ्रॉम इन राजस्थान ऑल्सो। नाइट शिफ्ट फॉर वीमेन अलाउ कर दिया गया 15 स्टेट में, पहले नाइट शिफ्ट अलाउड ही नहीं थी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट की थ्रेशोल्ड बढ़ा के 20 से 50 कर दी गई है, मतलब पहले 20 से जैसे ही क्रॉस करते थे तो उन पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 है, ये जो है ना रिट्रेंचमेंट का, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का एक एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है कि 100 से जैसे ज़्यादा हो गए, जैसे ही ज़्यादा वर्कर्स हो ज़्यादा हो गए तो अब आप पे रेगुलेशन लग जाएंगे इसके अंदर, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट है 1970 का एक, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 20 से जैसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट लेबर हुए अब आपके ऊपर बहुत सारे रेगुलेशंस, कायदे कानून लग जाएंगे, तो लोग फिर ज़्यादा हायर नहीं करते। इसको बढ़ा के 50 कर देंगे, भाई 50 तक नहीं लगाएंगे आपके ऊपर, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट का थ्रेशोल्ड बढ़ा के 10 से 20 कर दिया गया है ना, तो वही फैक्ट्रीज एक्ट के जितने भी कायदे कानून है
वो अब 20 तक आपके पास एम्प्लॉई, तब तक आपके नहीं लगेंगे, आप मस्त रहो। आपके ऐसा नहीं कि भाई आपको क्या क्या कायदे कानून होते हैं भाई, आपको रैंप बनवाना पड़ेगा दिव्यांगजनों के लिए, आपको क्रेश से फैसिलिटी खोलनी पड़ेगी महिलाओं के लिए, आप नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं कर सकते, आप फायर नहीं कर सकते ऐसे भी किसी को, गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी किसी को निकालने के लिए, ऐसे सब रेगुलेशंस होते हैं, तो उनसे बच सकते हैं ये 20 तक। ठीक है, ओवर टाइम और सीलिंग की इंक्रीज कर दी गई भाई, ओवर टाइम भी आप नहीं ले सकते किसी भी वर्कर को, तो वो 75 से एक क्वार्टर में सिर्फ 75 घंटे ले सकते हैं 3 महीने में, उसको बढ़ा के 144 घंटे कर दिया गया। तो इस तरीके की स्टेट लेवल पे लेबर रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। नेशनल लेवल पे क्या है, नए 4 लेबर कोड ला दिए गए, कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन रिलेशनशिप एक्ट एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हैजार्ड। तो ये भी आपने बहुत जगह पढ़ लिया होगा, स्टैटिक में मैंने अच्छे से कवर करवा रखा है, ये पुरानी चीज़ें ही है। ठीक है, ई श्रम पोर्टल हो गया, ये सब हो गया, ये रहे है ना। मजदूरी संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता होगी, औद्योगिक समन संहिता हो गई, और ये स्वास्थ्य सुरक्षा कार्य, इससे क्या हो गया, पहले 5,500 एनुअल एक्सीडेंट होते थे इंडस्ट्रीज में, अब घट के आधे हो गई है। ठीक है साहब। डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से रोजगार संवर्धन, डिजिटल जो इकोनॉमी अपनी लगभग $1 ट्रिलियन हो जाएगी 2025 तक। अभी जो डिजिटल इकोनॉमी में जो भूमिका, जैसे डिलीवरी एजेंट हो गए, रेपिडो, ओला, उबर वाले हो गए, कैब ड्राइवर हो गए, सौंदर्य सेवा प्रदाता हो गए, ये सब हो गए ना, कॉस्मेटिक वगैरह। लेकिन अब भविष्य में सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपने आने हैं, डेटा एनालिस्ट आने हैं, ये सब लाने हैं ना। और जेंडर एम्पावरमेंट भी करना है कि दोनों जो जेंडर है उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए डिजिटल इकोनॉमी में। ठीक है साहब। भारत में गिग कार्यबल, गिग वर्कर्स कौन से होते हैं, जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो रिलेशनशिप उससे बाहर होकर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे फ्रीलांसिंग करते हैं, वे श्रमिक शामिल हैं जो सामान्यतः पूर्णकालिक रोजगार अनुबंध से, कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं होते, बल्कि विभिन्न अस्थायी परियोजना आधारित एवं फ्रीलांस कार्य व्यवस्थाओं के माध्यम से आय अर्जित करते हैं, जो पारंपरिक नियोक्ता कर्मचारी संबंधों से बाहर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिलीवरी एजेंट हो गए, जैसे उबर में कोई अपनी कार चला रहा है, या फिर इसमें रेपिडो में बाइक चला रहा है, या फिर स्विगी जोमेटो से खाना डिलीवर कर रहा है, ये सब गिग वर्कर से, ये कोई अनुबंध नहीं है इनका, और ये कोई स्पेशल ये जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेशनशिप होता है ट्रेडिशनल, जैसे ऑफर लेटर वगैरह, ये कुछ नहीं होता इनका। तो नीति आयोग के हिसाब से 2030 तक लगभग 23.5 करोड़ ऐसे वर्कर होंगे। तो एक गिग कार्यबल का विस्तार मुख्यतः प्लेटफॉर्माइजेशन और रिमोट वर्क के चलते हो रहा है। प्लेटफॉर्माइजेशन मतलब जैसे उबर प्लेटफॉर्म हो गया, ओला प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरीके के हो गया। ठीक है साहब। हरित कार्यबल और नवीनीकरण ऊर्जा, तो जलवायु समन प्लस हरित प्रौद्योगिकी बराबर नए रोजगार के अवसर। भाई एक तो होता है मिटिगेशन, एक होता है अडेप्टेशन। जलवायु समन मतलब क्लाइमेट मिटिगेशन, जो 1.5 डिग्री 2 डिग्री बढ़ रहा है उसको कम करना है। कम कैसे करेंगे, नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार करेंगे तो, और नवीनीकरण ऊर्जा का विस्तार करेंगे तो उसमें रोजगार सृजन भी होगा। तो सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हम किस में कर रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाओं में कर रहे हैं। उसके बाद में सोलर फोटोवोल्टिक लगा रहे हैं, उसमें कर रहे हैं, फिर बायोगैस में कर रहे हैं, फिर ठोस बायोमास में कर रहे हैं, फिर पवन ऊर्जा में कर रहे हैं। तो ये भी आप याद कर लेना, सबसे ज्यादा जो रोजगार के सृजन हो रहे हैं वो हाइड्रो पावर उसमें हो रहे हैं, उसके बाद में सोलर फोटोवोल्टिक में हो रहे हैं, फिर बायोमास में हो रहे हैं, फिर सॉलिड बायोमास में हो रहे हैं, फिर देन विंड एनर्जी में हो रहे हैं। तो ये डेटा भी आप याद रखना। ये ग्राफ किस में दिया हुआ है, इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ है। रोजगार सृजन के मामले में चीन के बाद में द्वितीय स्थान पर है वन हाइड्रो पावर में। भारत में नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 10 लाख रोजगार सृजित हुए हैं, लगभग 1 मिलियन से ज्यादा रोजगार सृजित हुए हैं। ठीक है। नवीनीकरण ऊर्जा में महिलाओं का सशक्तिकरण, सौर ऊर्जा लैंप, स्वयं सहायता समूह के की महिलाओं को सौर उद्यमियों के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। वो क्या करती है, सोलर लैंप्स का रिपेयर भी करती है, बनाती भी, उनको दुकानें खोल रखी है उन्होंने। तो डूंगरपुर वगैरह में सोलर मैन के नाम से अपने कौन से IAS ऑफिसर थे, मैंने एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको एथिक्स में, नाम भूल गया उनको यार, सोलर मैन ऑफ डूंगरपुर बोलते हैं उनको, तो मैं भूल गया भी, आप एथिक्स में पढ़ लेना। वैश्विक ऊर्जा संगठन, ग्लोबल एनर्जी अलायंस फॉर पीपल एंड प्लानट, गेप नाम से संस्था है, उसने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के साथ टाइप करके महिलाओं को स्वच्छ ऊर्जा में ट्रेन किया जाता है, स्किल दी जाती है। तो 50,000 महिला उद्यमों का सौरकरण हो चुका है। 2030 तक 5 लाख महिला उद्यमों का सौरकरण हो जाएगा। ठीक है। चुनौतियाँ क्या है भाई, जेंडर बाइज टूल्स होते हैं, बहुत सारी मशीनें हैं जो नवीनीकरण ऊर्जा में काम में ली जाती है, वो महिलाएं ऑपरेट ही नहीं कर पाती, क्योंकि वो बनी ऐसे हैं कि भाई हाइट ज़्यादा चाहिए या फिर बल ज़्यादा चाहिए, वो सब है ना। एनर्जी इनफिशिएंट डिवाइसेज हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। लिमिटेड फाइनेंस होती है महिलाओं के पास, या फिर जो छोटी जो इंडस्ट्रीज है, रिमोट लोकेशंस पे काम कर रही है। ठीक है। तो रिमोट लोकेशन दूर दराज क्षेत्रों पर तो वो पॉलिसीज का फायदा नहीं उठा पाती। उदाहरण क्या है, अब जो अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को रोजगार दे रही है नवीनीकरण में, तो उड़ीसा मिलेट मिशन है, उत्तर कर्नाटका में सौर ऊर्जा संचालित मिलेट प्रसंस्करण है। महिलाओं की जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी आय में वृद्धि हुई है। मिलेट प्रसंस्करण सौर ऊर्जा संचालित, मतलब सौर ऊर्जा संचालित चक्की वगैरह होती है तो प्रसंस्कृत कर देती है उसको। ठीक है। मिलेट्स वगैरह को, मिलेट से बिस्किट बना दिए, रागी के बिस्किट बना दिए, रागी का उपमा बना दिया, रागी के पापड़ बना दिए, उनको बेच रहे हैं। तो ये सब प्रसंस्करण की इकाइयाँ हो गई। सौर ऊर्जा संचालित है तो रिन्यूएबल हो गई और महिलाओं के लिए हो गई।
क्लियर है यहाँ तक? टाइम हो गया है भाई साहब, अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, तो इसको मैं कल करूँगा आपके, है ना, ये करूँगा और फिर आगे वाला चैप्टर भी अपन ले लेंगे। थोड़ा सा कर ही देता हूँ यार, फिर वो नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो। ये सब हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये वाला ठीक है, गिग वर्कर्स हो गया, ये भी हो गया, स्किल डेवलपमेंट अप स्किलिंग हो गई। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट ये वाली चीज़, इंडिया की स्किल इकोसिस्टम कैसे कैसे बनती है भाई स्किल में, या तो गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे डे NRLM हो गया, है ना, नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल हो गई, ये सब होगी, या टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट से अपने आप स्किल आएगी, AI ऑटोमेशन वगैरह से स्किल आएगी, ग्लोबलाइजेशन के कारण स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, नई नई एम चीज़ वगैरह आ रही है, और क्लाइमेट चेंज में अपनी चेंज होती जा रही है प्रायोरिटी वगैरह, तो उसमें स्किल अपने को डेवलप करनी पड़ेगी। तो ये 4 जो क्षेत्र है इसके कारण अपने को स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। चैलेंजेस क्या है भाई, फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं है लोगों के पास, 65% जो वर्कर्स है उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है, वो बस ऐसे ही कर रहे हैं। उसके अलावा फॉर्मल ट्रेनिंग तो सिर्फ 4% लोगों के पास है, फॉर्मल मतलब मान लो किसी इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग दी है, गवर्नमेंट ने ट्रेनिंग दी है। बाकी जो लोग हैं वो कैसे सीखते हैं, हेरिडिटरी मीन से, भाई बाप कुछ करता था तो बेटा वहां से सीख लिया, कुमार हो गए, बढ़ई हो गई, ये सब, या फिर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है कि भाई गया और वहीं पे सीख रहा है, या फिर सेल्फ लर्निंग होगी कि भाई यूट्यूब वगैरह से सीख रहा है। तो फॉर्मल ट्रेनिंग सिर्फ 4% लोगों की होती है, ये भी एक बड़ा समस्या है। एजुकेशन वर्सेज जॉब मिसमैच, लगभग 70% इंजीनियर ऐसे जिनको कहीं रोजगार नहीं मिल सकता, 53% ग्रेजुएट है जो लो स्किल जॉब है, मतलब उनको कोई जॉब मिल ही नहीं सकता, इतनी कम स्किल है उनकी। एकेडमिक क्वालिफिकेशन और मार्केट रिक्वायरमेंट में दिक्कत है, इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज नहीं हो पा रहा भाई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने कर ली है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री, उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर ही नहीं पा रहा, तो मेरी क्या काम की डिग्री। ठीक है, 90% ऑफ द वर्कफोर्स इज लेस देन सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन, मतलब 10वीं से कम पढ़े हुए 90% वर्कफोर्स। तो जो नई जो स्किल चाहिए होगी AI की, ऑटोमेशन की वगैरह, तो ये अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। फास्ट चेंजिंग लैंडस्केप, बहुत जल्दी चेंज हो रही है चीजें, पहले इतनी जल्दी चीज नहीं चेंज होती थी। AI हो गया, बिग डेटा हो गया, सस्टेनेबिलिटी सततता वगैरह हो गई। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा भाई, रीस्किलिंग करना पड़ेगा, अपस्किलिंग करना पड़ेगा, न्यू स्किलिंग करना पड़ेगा। अब यार ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो 5 है ना, स्कीम A, स्कीम B, स्कीम C, स्कीम D, स्कीम E, ये जो 5 है इंपॉर्टेंट, इसके आने के चांस है FMEII का, ये मैं आपको कल ही पढ़ाऊंगा, और कल मैं फिर आगे वाला चैप्टर भी ले लूंगा आपके लिए। ठीक है, ये 3-4 पेज बचे हुए, तो ये मैं कल ही पढ़ाऊंगा आपको, और कल इसके साथ में बाकी भी कर लूंगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था, ये बजट में भी था, ये मैंने टेस्ट सीरीज में पूछा था आपको कि PM जो इंटर्नशिप स्कीम है, PM इंटर्नशिप नहीं, एक मिनट, इससे ऊपर ये बजट 2024-25 में जो 5 स्कीम्स है ABCD, वो उसमें क्या क्या 2 लाख करोड़ का आउटले, और इसमें क्या क्या है ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए इतनी देर, और कर देंगे 2-3 दिन में इकोनॉमी खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक कर दो, आप कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है, और डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा नहीं लगे तो। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट आपके ऊपर है। ठीक है, बाय बाय।